यस प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों ने हमारा पेपर नंबर 5 विच डील्स विद द ऑडिटिंग एंड एथिक्स स्टार्ट किया। एंड बेसिकली इन द लास्ट लेक्चर मैंने जस्ट आपको वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया कि ऑडिटिंग का मतलब क्या है एंड उसकी इंपॉर्टेंस एंड प्लस इन इंडिया हु इज द पर्सन एलिजिबल टू डू ऑडिट। एंड एट द फर्स्ट इंस्टांस हमारे यहाँ पे जो पर्सन अवेलेबल है एंड एज पर द लीगली पॉइंट से जो अलॉटेड पर्सन है दैट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। कल हमने वर्ड यूज नहीं करा, हमने सिंपल वर्ड यूज करा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, हमारा काम क्या है। बेसिकली कल जस्ट एक सिंपल सा वर्ड मैंने आपको बताया था। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर? जब भी आप एक वर्ड यूज करते हो कि ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑडिटर? आज कुछ इन चीजों पे दैट ही विल रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी एंड प्रोवाइड एश्योरेंस। एश्योरेंस के साथ एक वर्ड लिखा था मैंने, क्या? प्लीज उस पे थोड़ी आज और चर्चा करेंगे। पहले मैं कुछ अपने वर्ड्स रिकॉल करवा दूं जो आपने ये टाइम फ्रेम कल बनाया। सबसे पहले एक फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, नॉर्मली क्लोज होता है। देन मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है पर्टिकुलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना, प्रिपेयर करना। आई विल ऐड ऑन वन वर्ड। यहाँ पे मैनेजमेंट खुद भी प्रिपेयर कर सकती है या किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकती है। अब समटाइम्स आप कह रहे हो जी मैनेजमेंट में तो नॉर्मल अकाउंटेंट्स बैठे हैं, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। कई बार उनको नहीं नॉलेज होती, इतना नहीं पता होता, तो माइट बी मैनेजमेंट भी किसी एक्सपर्ट को क्या कर लेती है, हायर कर लेती है कि सर आप हमें कंपाइल करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करने में क्या करिए, मदद करिए। दैट वर्ड इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट एक्सपर्ट। बट मेरे को नहीं, मतलब मैं तो एक बाहर वाला ऑडिटर हूँ, एक्सटर्नल ऑडिटर हूं मैं तो। मुझे नहीं पता सर, मुझे जस्ट एक बात पता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे बना के देंगे। मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का काम नहीं। इफ आई एम एक्टिंग एज एन ऑडिटर, अगर मैं आपकी कंपनी के लिए, एक होता है नॉर्मल सीए भी तो होते हैं, जो कंपनी में सीए बैठे हैं वो भी तो काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट ऑडिटर्स। आई एम द स्टैट ऑडिटर जो एक्सटर्नली बाहर से क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। एंड मेरा काम जस्ट ये है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये मुझे बनाकर देंगे, मुझे उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या करनी है, अपनी ओपिनियन प्रेस्क्राइब करनी है, इनको एक तसल्ली प्रोवाइड करनी है। और इनको भी नहीं, किनको प्रोवाइड करनी है, टू द ऑनर्स। इनके बारे में प्रोवाइड करनी है कि इन्होंने 24/7 365 डेज जो भी वर्किंग करी। बिकॉज कंपनी के सिनारियो में कल अब बात कर रहे थे, डे वन से देर इज अ सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अलग हैंड्स में होती है और ऑनरशिप अलग हैंड्स में। और बेचारे ऑनर्स तो पर्टिकुलरली साल में एक दफा मिलते हैं, एक बार मिलते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज डेट ऑफ एज। बट मेंबर्स चाहते हैं कि हमें इनके बारे में थोड़ा सा प्रॉपरली बताओ। कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा इंडिपेंडेंट पर्सन जो अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग काम करे, ना कि इनके अकॉर्डिंग काम करे। नहीं अदरवाइज ये मैनेजमेंट भी तो मेरी ही अपॉइंटेड है, ये डायरेक्टर्स भी तो मेरे ही अपॉइंटेड है। बट एक अगर मैं कह दूं जी जिन्होंने काम करा, अगर वही कहें हमने सही करा, हम कैसे मान लें, हम आपकी बात पे कैसे विश्वास कर लें? यही बात सीए साहब कह दें, ये कह दें जी मैंने आपकी कंपनी की सारी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करी हैं, थॉरली चेक करी हैं, डिटेल में देखी हैं, या टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैं जितना देख पाया हूं। ये भी तो कहूंगा क्योंकि मैंने सारा कुछ तो नहीं देखा होगा। एंड इतना डिटेल्ड में माइट भी कोई ही ऑडिटर होते हैं, और नेचुरली इतनी थाउजेंड्स में ट्रांजेक्शन होंगी, क्या मैं सारी चेक करूंगा? मैं भी तो पर्टिकुलरली +1 का कॉन्सेप्ट आपके पास आता था सर, पॉपुलेशन में अगर आप लोगों को चेकिंग करनी है तो दो मेथड लगते हैं, वन इज सेंसस एंड सेकंड इज सैंपल। अब इट इज डिपेंड अपॉन द ऑडिटर कि उसके पास टाइम कितना अवेलेबल है, या कई बार मिक्स मैच, हाइब्रिड दोनों। कुछ आइटम्स जो ज्यादा ही मटेरियलिस्टिक हैं, ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं, उन पे अपा सेंसस लगा लेते हैं। और जो होमोजीनियस आइटम्स हैं उनके ऊपर क्या लगा लेते हैं, सैम। सर वो मेरा मैट, वो मेरे प्रोसीजर है, वो मैंने देखना, मेरे को मैनेजमेंट थोड़ी बताएगी हाउ टू डू ऑडिट। फिर हमारे स्टैंडर्ड्स क्या कर रहे हैं, हमारे जो आईसीआई ने इतने सारे स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करे हैं, आई एम वेल इक्विप्ड, मेरे पास अच्छी खासी नॉलेज है कि हाउ टू डू ऑडिट। बात ये है, ना मैनेजमेंट को इस बात से मतलब, ना ऑनर को इस बात से मतलब कि आपने ऑडिट कैसे करा, क्या चेक करा, कितना करा। उनको जस्ट एक पता है, सर आपने ओपिनियन दी थी,
आपने कहा था कि इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने आप में क्या है, सही है। दैट मीन्स ये ओपिनियन जो वर्ड आप लोगों ने कल यूज करा, ओपिनियन वर्ड सीएस को, हम जैसे प्रोफेशनल्स को क्या करता है, पर्सनली लायबल। कि मेरी ये राय है, बट हम फिर भी थोड़ी सी सेफ्टी लाइन यूज कर लेते हैं, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड एज पर द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस। कि जैसा मुझे बताया गया, जैसी मुझे इंफॉर्मेशन दी गई टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, तभी मैं कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो वर्ड कभी यूज करते हैं। हम हमेशा वर्ड, मैं तो कह रहा हूं वर्ल्ड का, वर्ल्ड का बोल रहा हूं, दुनिया का बेस्ट ऑडिटर ढूंढ के ले आओ, वो भी एब्सोल्युटली अश्योर आपको नहीं कर सकता। एंड दैट इज कॉल्ड एज चैप्टर नंबर 1 का जो आपका टॉपिक बनेगा, विच इज कॉल्ड एज लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, और आई कैन से इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। कि सर कुछ कमियां ऐसी होती हैं, आप 100% परफॉर्म कर लो तो भी तुम एब्सोल्युटली अश्योर नहीं कर पाओगे, तो भी तुम ये नहीं कह पाओगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट्स। वहां पे वर्ड मैं यूज करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। क्या वर्ड यूज करूंगा, मटीरियल। कि मैं इतना तुम्हें दिलासा दे सकता हूं, इतना मैं तुम्हें कह सकता हूं पर्टिकुलरली कि हाँ कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, छोटी मोटी अगर कोई रह गई होगी अलग बात है, बट मैं आपको सर 100% अश्योर नहीं कर पाऊंगा। ये चीजें हम कल लिटिल बिट क्या कर रहे थे, डिस्कस। मैंने आपसे कल एक वर्ड पूछा था कि ऑडिट ऑफ, आपने यूज करा वर्ड ऑडिट ऑफ, क्या होता है जी? व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी? इज इट अ पर्टिकुलर एंटिटी और एनीबडी, एनीबडी लाइक कोई भी प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, मतलब जिसको हम वर्ड बोलते हैं सर, एंटिटी मींस एनी काइंड ऑफ एंटिटी, वेदर इट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, हमें तो इससे भी मतलब नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, चाहे स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, इररिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म, हमें लीगल फॉर्म से भी मतलब नहीं है कि लीगल फॉर्म उसकी प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, एओपी है, बीओआई है, सोसाइटी है, कुछ भी हो, ट्रस्ट है। और दूसरी चीज मैंने कल बातों बातों में हल्की से आपसे पूछी थी कि इज इट, ऑडिट करवाना क्या कोई मैंडेटरी टर्म है, और इट कैन बी वॉलंटरली एज वेल। अगर आपके ऊपर कोई लीगल मैंडेशन होगी फिर तो कहने की जरूरत ही नहीं, फिर तो सेक्शन ही कह रहा है पर्टिकुलरली कि आपकी कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करवाने पड़ेंगे, ऑडिट करवाने पड़ेंगे। बट हाँ, जिस तरह के बेनिफिट्स आपने कुछ हमारे साथ डिस्कस करे हैं रिगार्डिंग दिस, क्लियर, एज पर दैट तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ऑडिट करवा लेना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं जी, मेरे पर्टिकुलरली 4 बिजनेस हैं, मैं चारों बिजनेसेस पे ऑन द सेम स्पॉट प्रेजेंट तो हो नहीं सकता, 2 दिन इधर लगाऊंगा, एक दिन उधर करूंगा, कभी इधर होऊंगा। बट मुझे, अच्छा बाकी सारा काम बैक एंड पे कौन कर रही होगी, मैनेजमेंट। मैं तो ओनर हूँ, ठीक है, कभी इधर कभी उधर, बट फिर मैं कैसे मान लूं कि मैनेजमेंट ने जो भी काम करा होगा वो बिल्कुल अपने आप में सही करा होगा? सो एज अ मॉरल चेक, एज अ मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉयज, अच्छा जब तुम कहोगे कि आपका किया हुआ काम चेक किया जाएगा, उनका भी माइंड थोड़ा पहले दिन से सही रहेगा कि भाई इनका ऑडिट होएगा, देखना कहीं गलती ना कर दे, ऑडिटर आके अगर गलती पकड़ेगा, ऑनर को पता लगेगा, ये इनका पता नहीं हमें एम्प्लॉयज को क्या कर दे, डिमोट कर दें या डिसमिस कर दें, अगला भी थोड़ा डर के और सही होकर काम करेगा। और वही मैं व्यू तुम्हें कह दूं कि तुम्हारा किया हुआ काम कोई चेक ही नहीं करेगा, तुम काम ही नहीं करोगे, चेक होने की तो बात ही बाद में। और दूसरी बात, आपको अपने काम के ऊपर तसल्ली रहेगी कि जो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रही हैं वो अपने आप में क्या है, सही है, ट्रू एंड फेयर है। सो मेरा सवाल यहां से, जो कल अपना शायद थोड़ा सा डिस्कस करना रह गया था ऑरली, और जितनी बातें मैं तुमसे ये कर रहा हूं ये सारे तुम्हारे पेजेस, ये कमिंग बस बैक टू बैक, फिर इसके बाद शुरू हो जाएंगे एक एक लाइन पढ़नी। बट पहले एक बार ओवरऑल चीजें समझो, जो जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आज थोड़ी वाइडर डिस्कशन पे जाएंगे, मल्टीपल टॉपिक्स पे जाएंगे, और कल मैंने आपको एक पॉइंट कहा था कि मुझे ऑडिट का क्या लिखवाना है, प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस हर चैप्टर के अंदर आएगा। मैं कोई भी चैप्टर आपसे स्टार्ट करूंगा पर्टिकुलरली, मैं पहले क्या पूछूंगा, प्रोसेस बताओ, और आज उस प्रोसेस पे तुझे 15 मिनट लगेंगे। वही प्रोसेस प्रोसेस पे जब लास्ट लेक्चर पे जाओगे ना, मेरे से चाहे 5 घंटे लगवा लेना, तो भी बोल लेंगे
क्यों? उन्हीं प्रोसेस के अंदर 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 वो सारे चैप्टर्स ही हैं कि अगर आप हर टॉपिक को रिवाइज करना चाहें, मैं 8 वर्ड्स में, 8 वर्ड्स के प्रोसेस में पूरा ऑडिट खत्म कर सकता हूं। कुल मिला के मेरी ऑडिट की अप्रोच एट ऑल वही है। हाँ, आगे से आगे कॉन्सेप्ट है, उस चैप्टर के अंदर घुस जाओ, जो मर्जी बातें करो। तो सबसे पहले मुझे आपसे जस्ट ये डिस्कस करना है कि आपने कहा था कि सर इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको एक पॉइंट आएगा, ये जो ओपिनियन आप लोगों की होती है, ओपिनियन ऑन व्हाट? ओपिनियन ऑन व्हाट? किसके ऊपर आप अपनी ओपिनियन प्रेस्क्राइब करते हो? सर, 2 थिंग्स। ये कंपनी लॉ में भी आ चुका था, सेक्शन 143 सबसेक्शन 2, जिसमें ऑडिटर की ड्यूटी लगाई गई है, ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट, चैप्टर नंबर 10, जिसमें यह कहा गया था कि ऑडिटर की क्या बनती है, ड्यूटी बनती है, ऑडिटर को रिपोर्ट क्या करनी पड़ेगी, प्रिपेयर करनी पड़ेगी। बट रिपोर्ट ऑन व्हाट? ओपिनियन ऑन व्हाट? Number one is financial statements, and number two is accounts examined by him. The wording is क्या चलेगी? Number one is financial statements and number two is accounts examined by him. अब यहां से वर्ड थोड़ा क्लिक करो. What do you mean by financial statements? What do you mean by financial statements? सर, एज पर द कंपनीज एक्ट हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? बैलेंस शीट, नंबर 2 एसपीएल, और हाँ, एनपीओ के केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर. नंबर 3 इज कैश फ्लो. नंबर 4 सॉकी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी. नंबर 5 notes to accounts or any document. What do you mean by any documents annexed to? No, vouchers नहीं. No, नो 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 नो, गलत. बोर्ड रिपोर्ट एफएस का पार्ट कहां से होगी? एग्रीमेंट्स. गलत गलत गलत. एनी डॉक्यूमेंट्स अनेक्स टू और पार्ट ऑफ. नो, क्या हो गया तुम्हें? हिल गए तुम लोग हैं? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एज पर AS1, पर्टिकुलरली हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट का नाम लिखा था, दैट इज SAP, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग. प्रभु जी, जो नाम ले रहे हो, ये कब से एफएस का पार्ट बनने लग गए? कौन सी बोर्ड रिपोर्ट? बोर्ड रिपोर्ट तो अलग बनेगी, वो एफएस का पार्ट कहां से है? वो सेक्शन 136 के अकॉर्डिंग सर्कुलेट करवाने के लिए साथ में रखी गई, एफएस का पार्ट थोड़ी बनाई गई. कौन सी एक्सपर्ट स्टेटमेंट बता? एक्सपर्ट स्टेटमेंट क्या कभी एफएस का पार्ट बनती है? एक्सपर्ट स्टेटमेंट किसका पार्ट थी? प्रोस्पेक्टस का पार्ट थी. यही चीजें थोड़ी पर्टिकुलर होकर चलो. यहां पे एफएस में अपन एक वर्ड पढ़ा था, एनी डॉक्यूमेंट्स अनेक्स्ड, का मतलब क्या था? लाइक सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज. हमने AS1 के अकॉर्डिंग एक चीज पढ़ी कि सर क्या फायदा इधर उधर डिस्क्लोजर, आप क्या करोगे? हेयर एंड देयर प्रोवाइड करोगे, स्कैटर्ड करोगे. इट्स बेटर सारे डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज आप एक जगह पे, वन प्लेस पे प्रोवाइड कर दो. उसी डॉक्यूमेंट का नाम मैंने क्या दे दिया? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज. तो ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और हाँ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या अपने आप से बन गई होंगी? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहां से कंपाइल करी होंगी? कहां से कंपाइल करी होंगी? द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द प्रिंसिपल बुक्स जो हम लोग मेंटेन करते हैं, लेजर है, सब्सिडरी बुक्स है, सर, इनमें से सबसे पहला स्टेप क्या है? एफएस बनना. सबसे पहले क्या बनेगी? पहले अकाउंटिंग होगी, पहले बेसिक अकाउंटिंग होगी, बुक कीपिंग होगी, रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे. इन्हीं अकाउंट्स में से इंफॉर्मेशन निकाल कर समराइज करते हुए प्रेजेंट की जाती है कहां पे? ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट. है तो यही है. अब पॉइंट ये है कि सर क्या मेरी ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर होती है? नहीं. इवन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय मी, जो भी इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करे होंगे, मेंटेन करे होंगे. अब मेरे पास मान लो ऑडिट करने के लिए क्लाइंट आता है, कहता है जी ये लो बैलेंस शीट. मैं कहा इसका मैं क्या करूं? कहते जी इसको चेक करो. चेक कहां से करूं? चेक कहां से करूं? इसका अकाउंटिंग डाटा लेकर आओ कि ये कहां से बनाया, ये बैलेंस कहां से आया. अच्छा अच्छा सर, वो टैली डाटा देना भूल गए. फिर वो टैली डाटा देते अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, या कोई भी, जिस तरह से आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन हो रहा सारा. जब तक वो डाटा प्रोवाइड नहीं करेंगे, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कैसे करूंगा? मुझे क्या पता. वहां तो एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो हर वर्ड के सामने एक फिगर लिखी होती है.
डज इट मीन वो एक ही फिगर होती है? वो एक फिगर निकल कर आई इतनी ट्रांजैक्शंस के डेबिट क्रेडिट बैलेंस होकर। तो भाई मुझे पूरी अकाउंटिंग शो करो। जब तक मुझे आप सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं चेकआउट करवाएंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे, कई बार तो हम एक एक एंट्री तक भी, मतलब एक एक अकाउंट भी गो थ्रू करते हैं। आराम से बैठकर पर्टिकुलरली टैली डाटा ओपन कर लिया, लाइव शुरू हो जाए ट्रेडिंग अकाउंट से, सारी परचेज सेल्स जो कुछ भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, एक एक एंट्री फटाफट एंटर एंटर चेक करा, हाँ भी ठीक है ठीक है, जहां आया नोट डाउन कि ये चीज उनसे क्लियर करनी है, नोट डाउन। सर इस तारीख में एक एंट्री थी, आपने वो कैश में करी हुई है 10,000 से ऊपर, ये तो अलाउड ही नहीं है। ऐसे पिन पॉइंट्स पकड़ना कि मैंने सर आपका एक सेल्स का बिल देखा था, मुझे वहां पे ना कुछ डिस्काउंट वर्ड देखने को मिला था कि आप कस्टमर्स को क्या देते हो, डिस्काउंट देते हो। आप अपनी डिस्काउंट पॉलिसी दिखाओगे क्या है? क्या पता मैनेजमेंट ने चोरी करी हो, पैसे सामने से, अच्छा ऊपर से सेल किसमें थी, कैश में। सेल किसमें थी, क्या पता सामने वाली पार्टी से कैश ज्यादा ले लिया हो, बुक्स में डिस्काउंट डाल दिया हो, बुक्स में खर्चा क्लेम कर लियो। मैं जैसा एक बार आपकी डिस्काउंट पॉलिसी दिखाना क्या है। एंड प्लस अगर आपके पास कितनी पावर है डिस्काउंट देने की, कहता जी मेरे पास 5% है, यहाँ तो 10% दिया हुआ है। देन आपने इसकी अप्रूवल ली अपने ऊपर वाले पर्सन से, किसी से, कहते जी हाँ ली, दिखाओ मेल कहाँ पे। वाउचिंग, वेरिफिकेशन, हर चीज की तसल्ली करना। मैंने कल एक वर्ड कहा था, जब तक मेरी तसल्ली नहीं है तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर, मैं नेक्स्ट आगे तसल्ली कैसे प्रोवाइड कर दूंगा? मैं तुम लोगों को रीजनेबली श्योर कैसे करवा दूंगा जब मेरी एश्योरेंस उसके ऊपर नहीं बैठ रही? ऑडिटिंग वन ऑफ द बहुत बढ़िया टास्क में आता है, तभी तो ग्रुप वन में पहले तुमने बुक्स बनानी सीखी, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े। अब तुझे पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या कंप्लायंस होते हैं, करने किसने होते हैं, मैनेजमेंट ने। मैंने क्या करने होते हैं, चेक। चेक भी तो तभी करूंगा जब मुझे उसकी क्या होगी, नॉलेज। सो मेरा जो पॉइंट यहाँ पे है, मैं कुछ बातों में आपको क्लियर कर भी चुका। सर व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू रिपोर्ट ऑन, लाइक अगर मैं कह दूं आपने एफएस के ऊपर कहा या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर कहा कि आप अपनी ओपिनियन क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे अबाउट अबाउट इट्स टी एंड एफ व्यू, विच इज कॉल्ड एज ट्रू एंड फेयर। एंड सेकेंड थिंग, मुझे उसके बारे में और क्या क्या चीज, मतलब क्या क्या चीज मुझे और इसके बारे में बतानी होती हैं। सर एक तो मुझे अपनी ओपिनियन के जरिए इंश्योर करनी होती है कंप्लीटनेस। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीटनेस? कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्होंने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी हैं वो 100% क्या है, कंप्लीट है, नथिंग टू बी ओमिटेड। मुझे तो मेरी नॉलेज में तो हमेशा वर्ड कहेंगे, मेरी नॉलेज में तो ऐसा कोई वर्ड नहीं आया कि मैं कह दूं जिन्होंने कुछ ओमिट करा हो, इन्होंने रिकॉर्ड ना करा हो। कि जहां तक मैंने इनके सारे एरियाज के बारे में ऑडिट करा है, मेरी नॉलेज में तो ऐसा कुछ भी नहीं आया कि मैं आपको ये कहूं कि इन्होंने कुछ ओमिट करा हो। ये भी मेरी ओपिनियन के जरिए आप लोगों को भरोसा जाता है। और सेकंड थिंग, सर अकेली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे नहीं बनाई, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन्होंने क्या करी है, मेंटेन करी है एज पर लॉ, प्लस दे आर सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड एज वाउचर्स, बिल्स, जो कुछ भी पेपर्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अकाउंट्स ने, द नंबर वन जो कन्वेंशन अकाउंटिंग कन्वेंशन होती हैं, वहां पे आपको बताया गया था, समझाया गया था, बिल्कुल +1 का टॉपिक कह रहा हूं, जहां पे ये कहा गया था सर नॉट ओनली द एंट्री, आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी क्या करने पड़ेंगे, मेंटेन करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इनके प्रॉफिट एंड लॉस में मुझे ट्रैवलिंग एक्सपेंस देखने को मिले। ट्रैवलिंग एक्सपेंस मैं अकाउंटिंग डाटा में चेक कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली एक एक एंट्री इन्होंने जितना भी खर्चा करा हुआ है, पता लगा जी जो भी एक्सपेंस इन्होंने करे हुए थे, मैं ऐसे उसको एडमिसिबल कर लूंगा कि हाँ हुए होंगे। बट मैं उनसे क्या पूछूंगा, दिखाओ जी कोई टिकट्स वगैरह कोई एक्सपेंस आपने हुए, इसके बिल्स वाउचर्स कहाँ पे, किसने अप्रूवल प्रोवाइड करी। एंड अगर आप कह रहे हो जी हमारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो हमारे डायरेक्टर्स बाय फ्लाइट क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, मैं कह जी करते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस इज अ नॉर्मल एक्सपेंस एंड इट इज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, मैं मना नहीं कर रहा। बट मैं तुमसे जो एक वर्ड पूछ रहा हूँ वो क्या, जो वर्ड मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वो क्या, सर मुझे बस इसके डॉक्यूमेंट्स दिखा दो। क्या सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स इसके मौजूद हैं आपके पास, इसका कोई आंसर है, आपका इसका कोई प्रूफ है, एविडेंस है आपके पास कि हाँ सचमुच में ये एक्सपेंस हुए, मुझे शो कर दो, आई विल साइन इट। मैं उसको चेक करते हुए मैं एक्सपेंस क्या कर दूंगा, पास कर दूंगा। नहीं मैंने क्या करना है, एक साइड पे नोटबुक मेरी चल रही होती है। ऑडिटर को आप अगर कभी देखोगे ध्यान से, ऑडिटर के हाथ में हमेशा एक नोटबुक होगी,
एक डायरी, जिसको हम कई बार ऑडिट डायरी भी बोलते हैं या ऑडिट नोटबुक भी बोलते हैं, हमेशा सीए कभी खाली हाथ नहीं होगा। क्यों? जो जो चीजें उसको मिलती जाएंगी ना, जरा सा भी कुछ मिलेगा ना जिसपे मुझे, कल एक वर्ड हमने यूज किया था डाउटफुल माइंड, या एक वर्ड यूज किया था स्केप्टिज्म। क्या वर्ड? स्केप्टिज्म। स्केप्टिज्म मतलब शक्की मिजाज। मुझे जरा सा भी, अच्छा मैं ये थोड़ी कह रहा हूं यार कि वहां पे फ्रॉड है, बट माइट भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि मुझे कुछ वहां पे थोड़ा सा क्या लगा, अलग लगा, कि जो मैं इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाया, कि मैं क्या सर एक बार नोट कर लो, पर मैनेजमेंट से बैठ के बात करनी है इन चीजों के ऊपर। और मैं ये नहीं होता, अपनी जो अप्रोच होती है कि आप बार बार मैनेजमेंट को तंग करें। आप अपना काम करो, एक बार सारा जो कुछ भी आपको लग रहा है ना, जो कुछ भी लग रहा है लिखो। ये नहीं एक एंट्री मिली, हाँ जी हाँ ये बताओ, इससे फिर वो भी तंग आएंगे, ना मेरा काम करने का फ्लो बनेगा। हम अपनी ऑब्जर्वेशन सारी एक बार पूरा डाटा बैठकर स्क्रीन कर लेते, देन पर्टिकुलरली एक क्वेरी नोटबुक बन जाती है, वन बाय वन डायरेक्टर्स को बिठाते हैं या जो भी उनका सीनियर पर्सन जो हमें असिस्ट करेगा, कॉपरेट करेगा, हम उसको बिठाते हैं। मैं कहा जी मेरे कुछ ये सवाल है, मुझे इन पे थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मुझे इन पे थोड़ी तसल्ली करवाओ। जो जो उनमें से होते जाएंगे, आई विल टेक इट। जिनके ऊपर अगर वो कुछ नहीं एग्री करेंगे, कोई डाउट्स रेज होंगे, हमारी डिस्क्रिपेंसीज होंगी, तो इन दैट केस फिर मैं देखूंगा कि मैंने उसको रिपोर्ट में लेके जाना है या नहीं। अच्छा मैं कोई भी चीज अगर मान लो ऑडिट नोटबुक में लिखूंगा, डज इट मीन फ्रॉड? और मे बी आई हैव सम क्लैरिफिकेशन ऑन दैट, माइट बी मुझे नहीं समझ में आया, इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें क्या बड़ी बात है? जितने भी तरह के एंटिटीज हैं यार, कितनी तरह की बिजनेस बैठे हैं पर्टिकुलरली, समटाइम्स आपका काम करने का वे आउट अलग है। इसमें क्या बुरी बात है कि अगर मुझे नहीं क्लैरिफाई हुआ, मैं आपसे जरूर पूछूंगा, और मेरा पूछना फर्ज है आपका बताना, टिल तब तक जब तक मैं अपनी ओपिनियन प्रेस्क्राइब नहीं। कई बार होता है मैनेजमेंट कहती है पर्टिकुलर सर आप अब फिर पूछ रहे हो, क्यों पूछूंगा नहीं? जब तक मेरी तसल्ली नहीं बैठेगी, मैं आपको कुछ भी नहीं, मैं आपको ओपिनियन दे ही नहीं सकता, मैं रिपोर्ट दूंगा ही नहीं, मैं तो होल्ड पे रखूंगा। हाँ व्हेन फाइनली मैं कंक्लूड कर चुका, मेरा बन चुका, जो भी मेरा सिस्टम था, मेरा माइंड बन चुका, देन मैं अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या करूंगा, प्रेस्क्राइब करूंगा। तो मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन चीजों के बारे में, कि लाइक अगर छोटी सी बात कहूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी अमाउंट क्या की गई हैं, क्लासिफाई की गई हैं, डिस्क्राइब की गई हैं, प्रेजेंट की गई हैं, डिस्क्लोज की गई हैं, वो एज पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की गई। मुझे इन चीजों के बारे में क्या करनी होती है, ओपिनियन प्रेस्क्राइब करनी। कहने को वर्ड अपा कहते हैं जी आपने जस्ट ओपिनियन देनी है, सर ओपिनियन में बैकग्राउंड चीजें बहुत होती हैं, ये सारे थिंग्स, कि नथिंग इज ओमिटेड। एंड जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने बनाई है, वो प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है। नहीं मोस्ट ऑफ द केस में तो क्या होता है, बुक्स तो होती नहीं, एफएस फिर भी होती है, एफएस फिर भी होती है। क्यों? वो मैनिपुलेटिव चल रहा है, जो मर्जी भर दो, बैलेंस शीट टैली करके लिख दो। मोस्टली कईयों के अकाउंटिंग जो होती है ना, प्रॉपर होती नहीं। कई होते हैं हमारे पास, मान लो अकाउंटेंट्स आते हैं, परचेज और सेल चढ़ा के दे देंगे, बैंक चढ़ा के दे देंगे अल्टीमेटली, हाँ जी हमने सारा डाटा मेंटेन कर दिया। मैं कहा कौन सा सारा डाटा मेंटेन कर दिया? जीएसटी के लिए कल परचेज सेल आपने क्या करी है, मैच करी है। अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूछूं क्या कल परचेज सेल होती है क्या? कोई एक्सपेंसेस नहीं, कोई अदर इनकम नहीं, कोई कुछ मेंटेन नहीं करा, कोई प्रॉपर वे से कैपिटल अकाउंट का। कितनी बार तो ऑनर पैसा कभी इन कर रहा है, कभी आउट कर रहा है, कभी कोई चीज कर रहा है, कोई लाइबिलिटीज टेकअप कर रहा है, उनको कुछ नहीं बताते। फिर उनका बैठकर पहले अकाउंटिंग डाटा सेट करवाना, कि पहले जिसको सेट करो, बेस्ड ऑन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर दो, तो जाकर हम क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे, नहीं अदरवाइज हम नहीं करेंगे। बिकॉज सर आपके पास तो सपोर्टिंग कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं। तो ये चीज होती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम, जिसके ऊपर आपके ऑडिटर ने क्या देनी होती है, ओपिनियन देनी होती है। अब पॉइंट ये है जो कल मैं हल्का सा डिस्कस किया था, ओपिनियन जो होती है, जो कितनी तरह की होती है, दो। वन इज कॉल्ड एज अनमॉडिफाइड, सेकंड इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड। ये ध्यान से सुनना, कंटेंट ये जरूर चैप्टर नंबर 8 का है, बट यूज मैं जितनी टर्मिनोलॉजी इन दिनों यूज कर रहा हूं, जो भी आज के लेक्चर में या नेक्स्ट ऑन भी लेक्चर में होगी, ये टर्मिनोलॉजी ही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आगे टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ऑल टाइम किसी भी चैप्टर में जाओगे आपको यही टर्मिनोलॉजी मिलेगी।
एंड मैं तभी पहले 2-3 लेक्चर में ही सब कुछ सर्व कर देता हूं कि भाई सुनो ध्यान से। पहले हमने कहा जी ओपिनियन कितनी तरह की होती है, दो। अब एक चीज हो चुकी, ओपिनियन ऑन व्हाट, एंड ये ओपिनियन आपने किसको प्रोवाइड करनी होती है, टू द अपॉइंटेड्स। मैं वर्ड यहां पे क्या यूज करूंगा, टू द, क्योंकि जिसने मेरी अपॉइंटमेंट करी होगी उनको पर्टिकुलरली रिपोर्ट करना मेरा क्या बनता है, फर्ज बनता है। अब अलग अलग सर्कुमस्टांसेस हैं, जैसे अगर मैं एलएलपी एंड फर्म के केस में बात करूं तो माई रिपोर्ट विल बी टू पार्टनर्स। सोल प्रोप्राइटर की बात करूं, माई रिपोर्ट विल बी टू द ओनर। कंपनी के केस में बात करूं, माई रिपोर्ट विल बी टू द स्टेक होल्डर्स, जितने लोग इंटरेस्टेड है। इसीलिए मैंने वर्ड नहीं यूज करा, इसलिए मैंने वर्ड क्या कहा, टू द अपॉइंटेड, कि सर जिसने मेरी अपॉइंटमेंट करी होगी, क्योंकि आपने वर्ड बोला था ना कि एंटिटी मींस एनी काइंड ऑफ एंटिटी। अब ट्रस्ट के केस में बात करें वहां अलग चीज है, सोसाइटी के केस में बात करें वहां अलग चीज है, वहां पे मैनेजिंग कमेटी। सबका सिनारियो अलग अलग है, तो मैंने एक वर्ड कॉमन यूज कर दिया, टू द अपॉइंटर। जिन्होंने मुझे अपॉइंट करा होगा इस ऑडिट को करने के लिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको ये रिपोर्ट क्या करना, प्रोवाइड करना। सर इफ यू थिंक ये जितना कुछ मैंने साइड पे डिस्कस करा, माय ओपिनियन ऑन व्हाट, इफ यू फाइंड एवरीथिंग क्लियर और नॉट एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बिकॉज मैं हर जगह वर्ड यूज करूंगा, मैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस प्रोवाइड ना करूंगा, ना कर सकता हूं। इसीलिए मैं वर्ड एवरीथिंग तो नहीं कह सकता भी मैंने सब कुछ चेक कर लिया होगा। सर जो जो मेरे स्कोप में आता है, अगर वो चीजें मुझे सही मिलती हैं, मुझे उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स क्या मिलते हैं, प्रॉपरली ट्रू एंड फेयर मिलते हैं, एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मिलती हैं, और इन्होंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं वो एज पर द एप्लीकेबल, एक नया वर्ड, एफआरएफ, एफआरएफ कॉल्ड एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि अगर इन्होंने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द एफआरएफ बनाई हैं, मैं खुश हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं वहां पे फिर कौन सी ओपिनियन दूंगा, अनमॉडिफाइड। कौन सी दूंगा, प्लेन लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, कि हाँ सर यस 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 यस, सब बढ़िया, सब ठीक है। जिसको जिसको हम बोलते हैं क्लीन ओपिनियन अपनी लैंग्वेज में। क्लीन ओपिनियन मींस एवरीथिंग इज ठीक, सब बढ़िया है। और जब मैंने पहले ही बोल दिया, एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो मिलेगी नहीं, मिलेगी ही कौन सी एश्योरेंस, रीजनेबल। सर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, एंड रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, टू द मैक्सिमम, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेशन तो है नहीं। मैक्सिमम एट इट्स बेस्ट बट नॉट 100%, ये कह सकते हो। मैं 99.9 कह सकता हूं बट नॉट 100, 100 नहीं कहूंगा सर। सो इन दैट केस चलो ये तो हो गया क्लियर, इफ यू फाउंड एवरीथिंग, फाइंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन ओके, मैं भी श्योर आपको करवा दूंगा कि हाँ सर कंपनी ठीक है, एंटिटी बिल्कुल सही काम कर रही है। नथिंग कम्स टू माय नॉलेज, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैं आपको एकदम से इंटीमेट करूं इसके बारे में कि कंपनी में ये गोइंग ऑन है, फलाना गोइंग ऑन है। डोंट वरी अबाउट दैट, ओके मेरे को। लोग भी आपकी ओपिनियन के ऊपर विश्वास करते हैं और वो भी ब्लाइंडली, एंड दे आर वेटिंग फॉर इट। ईयर जब कंप्लीट होता है, जब ऑडिट रिपोर्ट आने वाली होती है, दे आर ईगरली वेटिंग फॉर इट कि व्हाट द ऑडिटर विल से अबाउट द कंपनी। क्या कंपनी सही है, क्या हमारा पैसा सेफ है, क्या। अब जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टेक होल्डर्स, कितने सारे यूजर्स हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंडर्स, जिन्होंने कंपनी को क्या दिया हुआ है, पैसा। उनको किस बात की चिंता है, वो कंपनी में क्यों इंटरेस्टेड हैं, कि पैसे वापस आएंगे या, उनको चिंता है कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस। किसके बारे में, वो ऑडिटर से यही पता करना चाहते हैं सर, सॉल्वेंट है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है आपके अकॉर्डिंग। क्या इनकी एसेट्स, अगर मैं अपनी अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग बात करूं, क्या इनकी एसेट्स इतनी सफिशिएंट हैं कि कल को ये हमारा पैसा क्या करेंगी, वापस करेंगी। लैंडर्स का ये इंटरेस्ट है। अब मैं कह दूं गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आपकी एंटिटी में क्यों इंटरेस्टेड है, उनको टैक्स से मतलब है। अब आप देखो, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो या जीएसटी रिटर्न भरते हो, क्या तुम्हारी कैलकुलेशन क्या इनकम टैक्स वाले निकाल के देते हैं, आप सेल्फ असेसमेंट करते हो, क्या करते हो। एंड गवर्नमेंट को जब अल्टीमेट ये होता है कि नहीं सर ऐसे नहीं, आप एक काम करो, ऑडिट करवा लो जी। जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट आएगा ना,
हम उस प्रॉफिट को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, एंड एज पर दैट आप अपना टैक्स क्या कर देना, भर देना, दैट विल बी ओके फॉर अस। मतलब गवर्नमेंट भी कितना रिलाई करती है किसके ऊपर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड करवाई गई हैं देन एज पर दैट जो भी टैक्स ये भरेंगे अपने आप में हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। अनटिल एंड अनलेस कल को तुम्हारा स्क्रूटनी में केस लग जाए, कल को तुम्हारी बुक्स हम ओपन करवा लें तो अलग बात है, नहीं अदरवाइज जो आपने भरा बस ऑडिटेड है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर सीए साइंड है ना, चलेगा, ले आउट टैक्स। हर यूजर कंपनी में किसी ना किसी वे से क्या है, इंटरेस्टेड। अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं भाई साहब, उनका तो पैसे लगा हुआ है, उनको तो अपनी क्या देखनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी, कि हमें कोई रिटर्न मिलेगी, क्या कल को कैपिटल वेल्थ हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। हर बंदा इस तरह से इंटरेस्टेड है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका लिंक्ड अप है। अब जब कहीं लिटिल बिट गड़बड़ देखने को मिलती है कि सर नहीं, क्लीन ओपिनियन तो नहीं मैं दे सकता, कि मतलब आई फाउंड समथिंग, मुझे कुछ मिला है, एंड जिसके ऊपर मैंने मैनेजमेंट से डिस्कस भी करा, उनको मैंने बताया भी, बट उनको कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आया, उन्होंने मेरी बात को गौरा ही नहीं, अल्टीमेट उसको इग्नोर ही करी जा रहे हैं। मैं कहा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैंने तो उठा के रिपोर्ट में डाल देना। कहीं मैनेजमेंट मेरे सामने नखरा दिखाए किसी बात का लेकर कि हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे या फलाना नहीं करेंगे, ना कर, तेरे नुकसान है, मेरा थोड़ी है। क्यों, कल को ओनर्स आकर एजीएम में तुम्हारा ही गला पकड़ेंगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा। सो बंदे बनकर मैं तो मैनेजमेंट से, मतलब मैं एक स्टेप बिफोर की बात कर रहा हूं। जब भी आप पर्टिकुलर रिपोर्ट बनाने लगते हैं, सबसे पहले रिपोर्ट का बनता है ड्राफ्ट, डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं बनती। मेरी जो वो नोटबुक थी जिसके ऊपर मैंने क्वेरीज क्या करी थी, नोट डाउन करी थी, फर्स्टली आई विल डिस्कस इट विद द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट से ऊपर अगर कोई है, दे आर कॉल्ड एज टीसीडब्ल्यूजी, कॉल्ड एज टीसीडब्ल्यूजी, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। फॉर एग्जांपल ऑडिट कमेटी, हमने कितनी बार अपनी बुक्स में पढ़ा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या पर्टिकुलर कोई एक कमेटी होती है जो स्पेसिफिकली चार्ज्ड विद गवर्नेंस होती है, जिनका काम ही है, हमने ऑडिट में उसका नाम क्या रख दिया, टीसीडब्ल्यूजी, शॉर्ट वर्ड, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। मैं कहा मेरी बात समझो, मैं इतना सोच समझ कर नहीं चलता, मैंने कुछ क्वेरीज आपको दी हैं, मैनेजमेंट सॉल्व करे, मैनेजमेंट से ऊपर बैठी टीसीडब्ल्यूजी सॉल्व करे, बट इसको सॉल्व करो। अगर तुम इसके ऊपर सॉल्व नहीं करवाते, एंड आई फाउंड इट मटीरियल, एंड आई फाउंड इट मटीरियल, सर मैं उठा के रिपोर्ट में डाल दूं। फिर कल को मुझे मत कहना कि आपने रिपोर्ट के अंदर ये डाल दिया, आपको कहा था, फलाना था, हम तो करवा देते, हम तो कॉपरेट कर रहे थे। मैं कहा तो था, समझाया तो था, आपने तो मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। एंड अगर नहीं देंगे, मैं फ्री थोड़ी बैठा हूं यहाँ पे यार, मैंने आगे भी तो ऑडिट रैप अप करने हैं, कई क्लाइंट्स के करने हैं, आपको टाइम स्पेन दिया, आप या तो इसके बारे में करेक्शन करवा के दो, नहीं करवा के दोगे मैं अपना ओपिनियन में डाल दूंगा, मेरे को क्या। पर जब इस तरह के सर्कुमस्टांस क्रिएट होते हैं, वन थिंग इज वेरी क्लियर कि वहां पे ओपिनियन अनमॉडिफाइड तो नहीं जाएगी, कौन सी जाएगी, मॉडिफाइड। फिर बात आती है मॉडिफाइड के केस में, मॉडिफाइड के केस में, अच्छा मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करूं हल्का सा, अगर मैं क्लाइंट बोलूं, when the auditor is saying that the financial statements are free from material misstatements and the reporting, the financial statements are prepared in all material respect as per the applicable FR, क्या आपको मेरी लैंग्वेज में कुछ एडवर्स वर्ड मिला, सब कुछ पॉजिटिव मिला, कौन सी ओपिनियन, इसमें वर्ड लगा दो नॉट। अब मॉडिफाइड के अंदर कौन सी जाएगी, एक एक करके चलते, मतलब यहां तेरी लैंग्वेज क्या है, पहले माइंड बोल, यहां पे लैंग्वेज क्या चलेगी, when the auditor is saying that the financial statements are not free from material misstatements and the financial statement in all material respect are not prepared and presented as per the applicable FR, मैंने क्या करा, वही ऊपर वाली लाइन, सिर्फ वर्ड बीच में क्या लगा दिया, नो। अब सर यहां पे समझने वाली लिटिल बिट चीज, इसके बाद आप अपने प्रोसेस पे बात करेंगे। सर मॉडिफाइड में ना जी तीन तरह की ओपिनियंस होती है, क्योंकि देखो आपने कहा कि सर समथिंग इज रॉन्ग, हाँ समथिंग इज रॉन्ग, बट कितना रॉन्ग, ये भी तो डिपेंड करेगा, ये भी तो डिपेंड करेगा। अब ये भी नहीं है कि मैं कह दूं जी छोटी सी बात अगर गलत मिली उसके लिए कंपनी की ऐसी तैसी कर दो, कंपनी की ओपिनियन बिल्कुल ही गलत दे दो कि ना जी कंपनी में, अगर मान लो सपोज जैसे आप एक वर्ड, अगर इंटेंशन समझ रहे हो, मेरी बात समझ पा रहे हो,
एक पर्सन मान लो कहते हैं गलत हो गया यार, गलत हो गया, गलत हो गया, आप वैसे ही घबरा जाओगे, क्या गलत हो गया? और ऊपर से सबसे बड़ी बात, बता भी नहीं रहा क्या गलत हो गया। ये और सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। अब मैं अगर मान लो रिपोर्ट में लिख के दे दूं ना, कंपनी ठीक नहीं है, आपको भी सर बता तो दो, कुछ आगे तो बोलो, हमारी जान निकल रही है, हमारा पैसा लगा हुआ है, क्या गलत नहीं है, क्या सही नहीं है यहाँ पे, कुछ बता तो दो। कहते नहीं, वो एक दो मिस्टेक मिला है। वो यार इतनी बात के लिए थोड़ी आपने हमें डरा दिया, पता नहीं, कई बार होता नहीं, कई सामने वाला पर्सन ना एक्सप्रेशन से पहले डरा देता है, पता नहीं क्या चीज होगी, बाद में सुनने में लगता है यार कोई मैटर है यार ये। यही चीज यहां पे डिफाइन करने के लिए कहते हैं सर अगर आप मॉडिफाइड में जा रहे हो तो इसका मतलब है थोड़ी कि एक ही ओपिनियन होगी, हर चीजों के लिए एक ही एक्सप्रेशन होगा। हमने इसको डिवाइड करा तीन पार्ट्स में। अगर मैं इसको तीन नहीं, मैं इसको वर्ड कहता हूं दो। जो क्वालिफाइड है ना वो तो मिक्सचर है। एक्चुअली अगर मैं तुम्हें डिवाइड करवाऊंगा, पहले पहले आप दो चीजें सुनो। एक्चुअली मॉडिफाइड दो होती हैं, मॉडिफाइड में दो ओपिनियन होती हैं, या तो वर्ड चलेगा एडवर्स या चलेगा डिस्क्लेम। एक्चुअली एक्चुअली क्वालिफाइड तो इन दोनों का मिक्सचर है। वो भी बताऊंगा कैसे क्वालिफाइड आपने यूज करनी होती है। सर ये वर्ड तो मैं आपको पहले ही लैंग्वेज में बता चुका, व्हेन यू आर क्लियरली इन योर थॉट्स, वेरी क्लियर। मैं बड़े इजीली लिख के दे सकता हूं यहाँ पे इसकी एंटिटी के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं, इनके यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या करती हैं, एग्जिस्ट। और इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ नहीं। वेरी क्लियर, वेरी क्लियरली व्हेन यू आर सेइंग दिस, डू दैट वर्ड्स। और ये जाना कंपनी की ऐसी तैसी, खत्म। अगले दिन ही मार्केट वर्थ इनकी क्या हो जाएगी, मार्केट कैप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? सारे शेयर होल्डर्स में एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा, कोई ऑडिटर ने एडवर्स ओपिनियन दे दी, एंड एजीएम में मचेंगे हंगामे, अलग अलग लेवल के क्वेश्चन रेज होंगे। मतलब अब तक अगर हम बात कहें, बहुत रेयर केस देखा है जहां पे आपको एडवर्स ओपिनियन देखने को मिले, बहुत रेयर, बहुत रेयर। ठीक है ना, बस हाँ बाकी वो डिपेंड करता है ना, जो कल आप बात कर रहे थे इंडिपेंडेंस के ऊपर। अब जो तो 100% इंडिपेंडेंट होकर काम करेगा, मुझे किसी का डर नहीं है, ना मुझे किसी से मतलब, वो तो सीधे मुंह मतलब एडवर्स दी, बात खत्म, साइन करके लगता मेरे को क्या मतलब कंपनी की ऐसी तैसी। बट फिर भी कहीं ना कहीं आप क्या हो जाते हो, इन्फ्लुएंस हो जाते हो, लिटिल बिट चीज आपको भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ जाती है। तो उसका हमने क्या रखा है, एक सब्स्टिट्यूट, कि देखो जी एडवर्स कहोगे तो बहुत हंगामा मचेगा। और हाँ एडवर्स देनी भी चाहिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा, अगर आपकी जो मिस स्टेटमेंट्स हैं, माय वर्ड इज, अगर आपकी मिस स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, वो क्या हैं, मटीरियल एंड क्या है, प्रिवेसिव। मटीरियल एंड क्या है, प्रिवेसिव, एक नया वर्ड। मैं आपको डिनाई नहीं कर रहा, मैं आपको रोक नहीं रहा, मैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, मैं खुद आपको इंसिस्ट कर रहा हूं पर्टिकुलरली कि सर आप एडवर्स ओपिनियन दीजिए, बिल्कुल दीजिए, आपका हक बनता है देना। पर कब दीजिए, जब आपको मिस स्टेटमेंट्स जो भी मिली हैं वो अपने आप में क्या है, मटीरियल एंड, मटीरियल तो होनी चाहिए पहले, सिंपल एक चीज। व्हाट इज द सिमिलैरिटी, अगर मैं आगे भी जाऊंगा, मिस स्टेटमेंट्स तो मैंने देखनी ही कौन सी हैं, मटीरियल। क्योंकि मैं जब पहले दिन जिस दिन ऑडिट करने आया था ना, जिस दिन ऑडिट मैंने स्टार्ट भी करा, डे वन, मैं अपने साथ किसको लेकर आया था, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट को लेकर आया था, कि भाई मन समझा, इतना कुछ नहीं आप चेक कर सकते, मोटा मोटा ऊपर से मटेरियल आइटम्स क्या करेंगे, चेक करेंगे। और दूसरी बात, मेरे से तुम 100% एक्सपेक्ट करते हो, अपने पे देखो, आपने तो खुद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई है, मटेरियलिटी कंसेप्ट लेके यूज करते हो बनाई है। 100 तरह की जजमेंट्स आपने यूज करी, एस्टिमेट्स आपने यूज करे, और मेरे पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई तू एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे। क्यों दे, किस बात के लिए एब्सोल्यूट प्रोवाइड करे? मैं नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, मटेरियल होंगी वो मैं चेक करूंगा, मेजर आइटम्स होंगी वो मैं चेक करूंगा, बट उस मटेरियल के साथ वर्ड आपने क्या लगा दिया, एंड प्रिवेसिव। प्रिवेसिव का मतलब क्या होता है, एट ऑल लेवल्स। सर आप ना जैसे ऑडिटर की भी अप्रोच है, मैं अगर आपसे भी ये चीज पूछूं, निक्की मोटी माड़ी मोटी चीज होती ना, एक ही लेवल पे होती, मैं छोड़ देता, टू बी ऑनेस्ट, मैं कह देता कि ना चल एडवर्स ओपिनियन नहीं देंगे, मैं कोई और तरीका निकाल लूंगा, माड़ी सी बात के लिए क्या सारी कंपनी की ऐसी तैसी करना।
सारी कंपनी के ऊपर एडवर्स ओपिनियन, क्योंकि लोगों में तो बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट हो जाएगा। एडवर्स ओपिनियन होने का मतलब ही क्या है? नथिंग इज, यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है, पूरा कंपनी झोल कर रही है, ये तो भाई बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा। फिर ऑडिटर से बिठा के पूछा गया, मैं कहा जी ये बताओ, जो मिसस्टेटमेंट्स आपको मिली, जिसके बेसिस पे आप अपनी ओपिनियन ड्राफ्ट कर रहे हो, मन बना रहे हो, ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे? ऐसी क्या मिसस्टेटमेंट्स तेरे हाथ लग गई? चल जो भी लगी, क्या सिर्फ मटेरियल है या मटेरियल एंड प्रिवेसिव है? प्रिवेसिव का सेकंड मीनिंग, एक तो एट ऑल लेवल्स, प्रिवेसिव का सेकंड मीनिंग, सर वो ऐसी मिसस्टेटमेंट्स हैं, वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गंदा कर रही है। मैं किस किस को रोकूं? एक चीज अफेक्ट होती होती ना, मैं रोक लेता। मल्टीपल चीजों को क्या करती है? अफेक्ट करती है। फिर उस केस में मैं कैसे कह दूं जी? मैं कैसे ओपिनियन प्रिस्क्राइब करूं? मैं तो कहूंगा जी सब कुछ ही गलत है। या अगर मैं तीसरा वर्ड, तीसरा मीनिंग एक और प्रोवाइड करूं, प्रिवेसिव होने का मतलब क्या है? प्रिवेसिव होने का मतलब क्या है? मैं कहा जी बैलेंस शीट में बाकी सारा कुछ ठीक है, बस वो फिक्स एसेट गलत है। पागल हो गया, एसेट साइड पे होता ही क्या है मेन? फिक्स एसेट। मैं कहा जी आपने कहा था कि एक ही आइटम की गलती होगी चलेगी। मैं कहा ये किसने कहा था? कोई माड़ी मोटी आइटम होती मैं फिर भी मान लेता, चल अगर रिस्ट्रिक्टेड टू वन है, अगर वही है ना, इंडिया उल्टा सोचता है। ऑडिटर ने कहा था कि वो रिस्ट्रिक्टेड टू वन नहीं है तो प्रिवेसिव है। फिर इन्होंने मिस स्टेटमेंट कहां करनी शुरू कर दी? रिस्ट्रिक्टेड टू वन। पर वो वन जिसमें तुमने गलती करी, वो एफएस का क्या है? सिग्निफिकेंट पार्ट, मेन पार्ट। इसके अलावा बचा ही गया एफएस में, जब तुमने गलती ऐसी कर दी। या अच्छा अगर मैं डिस्क्लोजर के मामले में बात करूं, तुमने वो डिस्क्लोजर नहीं प्रोवाइड करे जो अपने आप में क्या थे? फंडामेंटल। सर मैं कैसे इनकी गलतियां माफ कर दूं? आप समझ नहीं रहे बात। आप मुझे कह रहे हो कि एडवर्स ना दे, मेरे को शौक है एडवर्स देने का यार। किसी कंपनी के बारे में नेगेटिव लिखने का मेरे को कुछ शौक है, पर मेरी भी तो जान खतरे में है। ये भी तो देखो, मैं इनका ऑडिटर हूं। कल को इतने सारे लोग नजरें लेके बैठे हैं मेरे ऊपर कि सर ये ओपिनियन प्रोवाइड करेंगे, मैं क्या करूं? मेरी मिसस्टेटमेंट्स ही अपने आप में क्या है? मटेरियल एंड प्रिवेसी। कहते हैं अगर अच्छा ऐसी बात है, इतनी मिसस्टेटमेंट्स तो भाई खतरनाक लेवल है, फिर तो क्या जाएगी? एडवर्स ही जाएगी। फिर तो आप दे दो जी, दे दो इनको, साफ कह दो कंपनी गलत कर रही है, कंपनी झोल कर रही है, फलाना है। बट अगर अगर आपकी जो मिस स्टेटमेंट्स हैं वो सिर्फ कौन सी नेचर की हैं, वो तो बाय डिफॉल्ट आई हैव टू टेक केयर ऑफ ओनली मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। पहली बात, इमटेरियल का माइंड आपके होना ही नहीं चाहिए। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ऑडिटर को इमटेरियल मिस स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ चिंता? ओए वो तो मैंने पहले दिन प्लानिंग के टाइम ही बाहर निकाल दी थी, कि मैं तो कंसीडर ही किनको करूंगा? जो मटेरियल होंगे। इमटेरियल की तो मेरे लिए बात भी मत करना। और ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी लिख के दूंगा कि मैंने ऑडिट के अंदर क्या यूज करी है, कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। कल को इनमें से निका मोटा छोटा कोई भी निकल के बाहर आ जाए, आपने ये नहीं बताया, आपने ये नहीं बताया, मैं कह रही मटेरियल चीज है। ऑडिट रिपोर्ट में जाके पढ़ ले, मैंने लिखा हुआ है कि मैंने जो ऑडिट करा है वो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी कर। हर छोटी छोटी बात के लिए मेरे पास मत आना। और मेरी अगर ओपिनियन की लैंग्वेज आपने ध्यान से सुनी हो, मैंने क्या कहा था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। मैं तो हर जगह वर्ड ही क्या बोल रहा हूं? मटीरियल। क्योंकि मुझे टेक केयर करनी ही किसकी है? अगर मटेरियल होगी, इमटेरियल तो छोड़ दे, यहां तक तो बात भी नहीं पहुंचेगी। अच्छा, अब ये कहानी क्या हुई? कहते सर जो मिसस्टेटमेंट मुझे मिली है ना, वो अपने आप में मटेरियल है, बट प्रिवेसिव नहीं। पर क्या करूं? बताना भी जरूरी है, बताना भी तो जरूरी है, क्योंकि मिसस्टेटमेंट तो मिली है, ऊपर से नेचर क्या है? मटेरियल। हाँ मानना प्रिवेसिव नहीं है, प्रिवेसिव मतलब एट ऑल लेवल या कंसिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट पार्ट, कुछ ऐसा नहीं है। पर अगर मान लो एडवर्स ओपिनियन मैंने उसके लिए दे दी, तो काम गलत हो जाएगा। क्योंकि एडवर्स ओपिनियन होने का मतलब सारा कुछ ही गलत है। नहीं, मैंने तुमसे पूछा नहीं सारा कुछ गलत है? कहता नहीं नहीं सर सारा तो नहीं, बट ये दो तीन चीजें मुझे देखने को मिली हैं, ये कुछ मुझे गलत लगी हैं। मैं कहा फिर यार एडवर्स थोड़ी देगा। इन दैट केस कौन सी ओपिनियन दे दे? क्वालिफाई कर दे, क्वालिफाई कर दे, कंडीशन लगा दे, जिसकी लैंग्वेज ही पता क्या होती है? क्लीन वाली सारी, सबसे टॉप वर्ड्स, स्टार्टिंग वर्ड्स, एक्सेप्ट दिस। क्या वर्ड बोला मैंने? एक्सेप्ट दिस मतलब इसको छोड़ दो, बाकी सब चीजें सही है। चल गया काम, तेरा भी और मेरा भी।
मेरा काम कैसे चल गया? मेरा काम कैसे चल गया? जो मैं बताना चाह रहा था बता दिया। मैंने क्या बोला? पहला वर्ड एक्सेप्ट, कि इन मैटर्स को छोड़कर बस, जैसे कहते नहीं, बाकी सब सही, बस चल रहा है। कि अल्टीमेटली इन दैट केस कि मैंने जो कुछ चेकआउट करा, सर मुझे बस ये दो तीन चीजें लगी जो मैं आपकी नोटिस में करवाना चाहता हूँ, बट हाँ रेस्ट ऑल अपने आप में ठीक है। 90-95% तो काम बिल्कुल ओके है, बट ये 4-5% को लेकर मुझे कुछ कमी लगी। पर अब 4% के चक्कर में, 5% के चक्कर में एडवर्स थोड़ी देगा। अगले ने 90% काम सही करा, अगर 10% गलत हो भी गया, आप डिस्क्लोज कर दो, आप अपनी ओपिनियन में दे दो। अगर क्वालिफाइड ना होती ना, अगर ये क्वालिफाइड ओपिनियन ना होती, या तो प्योर क्या होता, एडवर्स, या एक आता इधर वर्ड कौन, डिस्क्लेमर, फिर तो सर बहुत खतरा हो जाता। इसीलिए इन दोनों का इन बिटवीन कहते सर सिचुएशन कई बार इतनी भी वर्स नहीं होती। वर्ड सुनो ध्यान से, क्या कहा मैंने? इतनी भी वर्स। फिर इन दैट केस आप क्या करते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन देकर कि चलो एक्सेप्ट दिस। इसको तो मैं लैंग्वेज ही हमेशा याद क्या रखता हूं कि इस केस में तो जो आपकी लैंग्वेज है वो क्या चलेगी, वर्ड नो, सीधा वर्ड, कि नहीं कर रही तो नहीं कर रही। अच्छा, इधर वाले में जो वर्ड अपन लेके चलते हैं वो क्या चलते हैं, एक्सेप्ट दिस, इनको छोड़कर बाकी ऑल से, बाकी सब सही है जी। ठीक है ना? अगर मैं इसको चलो लैंग्वेज लिखा ही रहे हैं, एक्सेप्ट दिस, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। यहां बताओ जी, क्या यहां तक दो चीजें क्लियर? यहां तक क्लियर? आगे चले। अभी अपन ने टाइप ऑफ ओपिनियन कितनी तरह की पढ़ी? दो। वन इज अनमॉडिफाइड, सेकंड इज मॉडिफाइड। मॉडिफाइड के अंदर कितनी होती है? तीन। एडवर्ड्स, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर। ये पता है क्यों डिस्कस करना जरूरी है? क्योंकि आप ऑडिट रिपोर्ट के बारे में टॉपिक्स के अंदर बीच में पढ़ना शुरू कर दोगे, हर जगह लिखा हुआ मिलेगा सर टेक इट्स इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट, इसको ऑडिट रिपोर्ट पे ले जाओ। फिर आप समझे वहां पे जी, मतलब कौन सी ओपिनियन जाएगी, क्या आप फ्रेम करोगे। तो आपको इसीलिए ओपिनियंस के बारे में पहले पता होना जरूरी है, आपको इस चीज की नॉलेज होना जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय अनमॉडिफाइड ओपिनियन, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड के अंदर कौन कौन सी हैं, और एक आती है तीसरे नंबर पे, कॉल्ड एज, एक्चुअली दिस इज नॉट ओपिनियन, आई एम यूजिंग द वर्ड डिसक्लेम, डिसऑन जिसे कहते नहीं वर्ड, कि सर एक्चुअली इट इज नॉट एन ओपिनियन, आई एम गिविंग डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब मैं ऑडिट नहीं कर पाया, विच मीन्स आई एम क्लियरली सेइंग दिस, हाँ सर हमें अपॉइंट किया गया था, हमें रखा गया था, वी वर एंगेज्ड, वी वर एंगेज्ड किस बात के लिए? टू डू द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द फलानी कंपनी, बट वी शो अवर अनेबलनेस, सॉरी टू से दिस, कि हम ये ऑडिट नहीं कर पाए। तो उसके जो भी कारण होंगे वो बेसिस वाले पैराग्राफ में आपको क्या करने पड़ेंगे, एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, किन कारणों से। For example, sir, management is not cooperating with us. They are not providing the information on the stated time. They are causing the delay due to which we show our unableness. हम इनका ऑडिट नहीं कर पा रहे। या फॉर एग्जाम्पल आई कैन से, अगर आप कह रहे हो जी आपने ओपिनियन ड्राफ्ट करनी है, थोड़ा बैक सर्कल चलना, अगर ऑडिट ओपिनियन ड्राफ्ट करनी है, ओपिनियन ड्राफ्ट करने के लिए, बनाने के लिए, माइंड मेकअप करने के लिए, यू नीड एविडेंसेस, यू नीड एविडेंसेस। कहां से ऑब्टेन होंगे? बाय अप्लाइंग प्रोसीजर्स, बाय अप्लाइंग, आई एम अनेबल टू परफॉर्म, मैं यहां पे अपने ऑडिट प्रोसीजर लगा ही नहीं पा रहा। क्यों? ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, ये कॉपरेट ही नहीं कर रहे, ये हमारे तो ईगो क्लैशेस कहीं ना कहीं डिस्प्यूट बहुत बढ़ रहे हैं। फिर मैं क्या करूंगा? सर इट्स बेटर डिस्क्लेमर दो, चलो। एक्चुअली एक्चुअली वर्ड हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में नहीं यूज करते कई बार वर्ड। अपना साथ वाला उल्टी सीधी हरकतें कर रहा हूं, मैं तुझे डिसऑन कर दूंगा, मेरे साथ नहीं है, कहते नहीं कि मैं डिस्क्लेम कर दूं, मैं तो मुकर दूंगा, ना जी ना मेरे साथ नहीं है, इससे पूछो अगर तूने ऐसा करा। सेम चीज यहां पे ऑडिटर भी क्या कह रहा है पर्टिकुलरली, आई एम डिस्क्लेमिंग, मैं क्लेम ही नहीं कर रहा कि मैं ओपिनियन दूंगा, मैं तो डिस्क्लेम कर रहा हूं, ना जी ना मैं ओपिनियन नहीं दे रहा। सो इट्स नॉट एन ओपिनियन, इट्स डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। कोई भी पिक्चर स्टार्ट होती है, कोई भी शो स्टार्ट होता है, सबसे पहले क्या आता है? अगला पहले आपको नोटिस दे के जाता है ना,
कि इस पिक्चर में सारे जो कुछ भी काल्पनिक पात्र हैं, फलाना है, जो भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, स्पेशली फॉर द एनिमल्स एंड ऑल, दिखाया जाता ना, तो वो चीजें जरूरी है। अगला कहता जी, तो देखना मैंने पहले आपको क्या दिया था, डिस्क्लेमर। वही चीज यहां पे चलती है पर्टिकुलरली कि सर मैं ओपिनियन नहीं दे रहा, हाँ मैं आपको बता रहा हूं, और कम से कम एक चीज समझ रहे हो, ये क्या थी, एडवर्ड्स क्या थी, ओपिनियन। बिकॉज यू आर एबल टू डू वर्क एंड कंक्लूड, बहुत ब्रॉडर वर्ड में लेके जा रहा हूं, और तुम्हारे लिए तो अभी जस्ट वर्ड्स होंगे, मेरे माइंड में तो अगला चैप्टर भी चल रहा है कि जो लैंग्वेज वहां लिखी हुई मिलेगी वो ऐसा कुछ ही होगा। इसमें भी वर्ड क्या यूज करोगे, एक बात बताओ, अनमॉडिफाइड और एडवर्ड्स में सिमिलैरिटी क्या होगी, यू आर एबल टू वर्क एंड कंक्लूड। हाँ, कंक्लूड में फर्क होगा, एक में पॉजिटिव एक में, बट यू आर एबल टू वर्क एंड टू कंक्लूड। व्हेन यू आर अनेबल टू वर्क एंड कंक्लूड, आप काम ही नहीं कर पाए, आप सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट ही नहीं कर पाए। सर मेरी तो कहानी सारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एविडेंसेस के ऊपर। प्रभु जी ओपिनियन बनानी है, ओपिनियन बनानी है, किसके बेसिस पे बनाऊंगा, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास कोई एविडेंस ही नहीं है। एंड जब मेरे पास एविडेंस ही नहीं है, मैं तो सर वहां पे क्या दूंगा, फिर डिस्क्लेमर दूंगा जी हाँ हमें रखा गया था, हमें बुलाया गया था ऑडिट करने के लिए, बट वी शो अवर अनेबलनेस कि हम ऑडिट नहीं कर पाए। आप ये नहीं कहेंगे कि आप अपनी नाकाबिलियत शो कर रहे हो। अब क्या पता कारण क्या है? कारण कई हो सकते हैं, लाइक मैनेजमेंट इज नॉट कोऑपरेटिंग। पहले दिन इनके रंग कुछ और थे, जब अपॉइंटमेंट मैंने क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली, बाद में बदल के साले सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे, मैं इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ दे ही नहीं रहे, डिले कॉज कर रहे हैं। अब मैं वेला थोड़ी उन काम के लिए कि मैं आपकी वेट करूंगा कि आप कब उसका रिस्पॉन्ड करोगे, कब हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, नहीं करोगे जाओ परे, अपा डिस्क्लेमर देके काम खत्म करें, मेरा क्या जा रहा है। फिर वही बात आई कि सर डिस्क्लेमर में अगर तो देखो मटेरियल एंड प्रिवेसिव है, फिर वही बात, मैंने आपसे पूछा, मैं ऑडिटर साहब बैठे क्या नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, बिल्कुल भी काम नहीं कर पाए, या कुछ थोड़ी सी चीजें होती हैं जो परफॉर्म नहीं हो पाई। कहते वाई यू आर आस्किंग दिस, नहीं मैं ओपिनियन पॉइंट से पूछ रहा हूं ना, कि फिर तो डिस्क्लेमर दो, जहां पे तुम ये कह रहे हो मैं बिल्कुल काम नहीं कर पाया, मैं ऑडिट प्रोसीजर लगा ही नहीं पाया, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट ही नहीं कर पाया, मैं तो 100% कह रहा हूं मैं अनेबल हूं, मैं काम कर ही नहीं पाया। फिर तो जहां तुम सर इतने इतने बड़े बड़े वर्ड यूज कर रहे हो, फिर तो आपकी ओपिनियन कौन सी जाएगी सर, डिस्क्लेमर जाएगी, फिर तो मैं आपको रोक ही नहीं सकता, कह ही नहीं सकता बिल्कुल भी। या कुछ ऐसा भी होता है कई बार कि 80-90% तो काम हो गया, 10-20% जो मैंने चीजें सर्च करनी थी या कुछ और देखनी थी, मैं वो नहीं कर पाया। कहते जो कुछ ऐसा सीन है, क्योंकि देखो फिर डिस्क्लेमर देना तो बनता नहीं, बिकॉज आप मैक्सिमम वर्क क्या कर पाए, कंप्लीट कर पाए। चलो एक काम करो, पूरे पे डिस्क्लेमर देने की क्या जरूरत है, उसके लिए भी क्या दे दो, क्वालिफाइड। क्या दे दो, उसमें भी वर्ड क्या लगा दो, एक्सेप्ट दिस। सो क्वालिफाइड वर्ड जो है ना, क्वालिफाइड वर्ड इज बेसिकली अ मिक्सचर, जो दोनों के केस में यूज होगा, कब, जब मिसस्टेटमेंट्स या आपकी अनेबलनेस सिर्फ मटेरियल है, प्रिवेसिव नहीं है। जब वर्ड क्या है, मटेरियल है एंड प्रिवेसिव है, फिर तो दोनों साइड वाले बैठे हैं कौन, या तो प्योर एडवर्स या प्योर डिस्क्लेमर। बट अगर आप कह रहे हो कि सर इतना भी बुरा नहीं है, मैं मैक्सिमम काम तो कर ही पाया, हाँ वो एक दो चीजों को लेकर मेरी इनसे बात हुई थी, ये क्या तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं क्या फिर मैं कैसे ऑडिट एविडेंस लूंगा, तो एक दो चीजें ही हैं, सारी तो नहीं है। आपको अगर अपना भी बचाव करना है, इनका भी काम सही करना है, फिर सारी पे डिस्क्लेमर क्यों दोगे भाई, उस केस में भी क्या प्रोवाइड कर दो, क्वालिफाइड। सो क्वालिफाइड इज बेसिकली अ हाइब्रिड, कि जहां पे मैंने अपना भी देखना है, इनका भी देखना है, दोनों का काम चल जाएगा, बताने वाली चीज मैंने भी इनको बता दी, सुनने वाली चीज इन्होंने भी सुन ली, दोनों का काम चल गया। पर सर ये थोड़ी अगले का बिल्कुल ये ऐसे तैसे कर दो, डिस्क्लेमर दे दो, एडवर्ट्स दे दो। हाँ सिचुएशंस आएंगी, मैंने कब मना करा, मैंने आपको कहा तो है कर दो, बट वर्ड मस्ट भी क्या दिखना चाहिए, मटेरियल एंड प्रिवेसी। क्या कहता हूँ बहुत ही सिग्निफिकेंट है भाई, अनकंट्रोलेबल है, फिर तो जाएगा एडवर्स ही जाएगा, या क्या जाएगी, डिस्क्लेमर। बट अगर आप कह रहे हो ये वर्ड लगाकर काम चल सकता है, देन डू दैट,
कह दो एक्सेप्ट दीज, बाकी सब सही है, ठीक है। दिस इज टाइप ऑफ ओपिनियंस। ये भी जस्ट एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपको प्रोवाइड करी है, बट हाँ वही करी है जो बुक्स में आपको देखने को मिलेगी। अब तो लैंग्वेज के ऊपर इतना होल्ड हो चुका, मेरी भी पर्टिकुलरली बार बार पढ़ाकर ये सारा कंटेंट जो तेरे सामने चल रहा है ना, यही तुम्हारा रीडिंग फॉर्म में होगी। अब आइए एक टॉपिक जो मैंने आपसे डिस्कस करना है, दैट इज ऑडिट प्रोसेस। लिखो जी, ऑडिट प्रोसेस। यहां तक हो गया आपका ये वाला। अभी के लिए मुझे और चीजें नहीं डिस्कस करनी, यहां तक सफिशिएंट है मेरा। क्लियर, बाकी चीजें आपकी बुक के अकॉर्डिंग 1 to 1 चलती रहेंगी। हाँ जस्ट वन थिंग, जस्ट वन थिंग, ऑडिटर मैंने कल अपना आई थिंक सो एथिक्स में वर्ड इंट्रोड्यूस किया था। क्या चीज कहा था कि वाई एथिक्स वर मेड, क्यों एथिक्स बनाए गए, कोड ऑफ एथिक्स आपको दिया गया। एंड द मेन थिंग इज टू ब्रिंग द, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कहते हो ना, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एस ए। और उसमें भी अभी मैं थोड़ी डिटेल में जाऊंगा। हमारी टाइप ऑफ एंगेजमेंट्स होती हैं 4 तरह की। जिन जिन चीजों के लिए हमें एंगेज किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, वो 4 तरह की होती है। अब उनमें से वन टाइप ऑफ एंगेजमेंट इज ऑडिट एंगेजमेंट, जो आप करने जा रहे हो, जो पढ़ने जा रहे हो इस पूरे टॉपिक्स के अंदर, दैट इज ऑडिट एंगेजमेंट। एंड सर, टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी इन द ऑडिटिंग प्रोफेशन, कि जितने भी सीएस कल को ऑडिट करें, देखो वैसे अगर मैं बात करूं, ऑडिट करना अपने आप में क्या है, एक आर्ट। ऑडिट करना, ऑडिट करने की जो अप्रोच होगी, हर पर्सन की अप्रोच क्या होती है, डिफरेंट। कई ऐसे होते हैं जो सैंपलिंग यूज करते ही अपने आप को पूरी तसल्ली दिलवा लेते हैं, कोई सेंसस यूज करता है, कोई दोनों का मिक्सचर यूज करता है। सबका लेवल, अच्छा मटेरियलिटी लेवल सबके क्या होते हैं, डिफरेंट। ये प्योर, एक वर्ड बोलूंगा, प्योर पर्सनलाइज्ड अप्रोच है। ऑडिट करना कभी भी यूनिवर्सल नहीं हो सकती। अगर मैं तुम्हें सबको अलग अलग टाइप ऑफ क्लाइंट्स पे भेज दूं कि आपने उनका वहां पे जाकर ऑडिट करना है, हर पर्सन के काम करने का तरीका, उसके लेवल को देखने का, मटेरियलिटी डिसाइड करने का, उसकी मिस स्टेटमेंट्स को फाइंड करने का, हर अप्रोच क्या होगी, अलग। फिर तो सर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर वही बात आती है कि अगर सब कुछ ऐसे ऐसे अलग अलग चलने लग गया, फिर तो हमारे लिए बड़ी कॉम्प्लिकेशन रेज हो जाएंगी। टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द ऑडिटिंग प्रोफेशन, आईसीआई ने पर्टिकुलरली यहां पे क्या कर दी सर, स्टैंडर्डाइजेशन कर दी। दैट मींस हमारे लिए क्या बना दिए, स्टैंडर्ड्स। एंड ये स्टैंडर्ड्स पर्टिकुलरली टाइप ऑफ एंगेजमेंट्स के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक। अब एंगेजमेंट जो होती है वो 4 तरह की होती है। कितनी तरह की, व्हाट डू यू मीन बाय एंगेजमेंट, अपॉइंट करना, कि आपको रखा जाएगा, क्लाइंट आपको हायर करेगा फॉर दैट टास्क। और वो टास्क, वो एंगेजमेंट्स कितनी होती हैं, 4 तरह। नंबर 1, मैं जस्ट नाम दे रहा हूं, पढ़ेंगे बुक में से, जस्ट मैं अभी बता रहा हूं, सिर्फ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा। स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सुन, एक होते हैं एस ए, एक होते हैं एस आर ई, एक होते हैं एस ए ई, एक होते हैं एस आर एस। ये स्टैंडर्ड्स हैं जी, जो नेक्स्ट आगे पर्टिकुलरली। और एक बात समझ लेना, जो तुम ऑडिट यहां पढ़ रहे हो, मैक्सिमम तुम्हारा डिट्टो सेम आपका किसमें मिलेगा, फाइनेंस में। हाँ वो बात अलग है, यहां हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, एसेस। हमारे सिलेबस में यहां सिर्फ क्या पढ़ने को मिलेगा, एसेस पढ़ने को मिलेंगे। वहां पे द अदर 3 टाइप ऑफ एंगेजमेंट्स भी एंटर हो जाएंगी, उनके भी स्टैंडर्ड्स आएंगे। वो लेवल थोड़ा सा इसीलिए बढ़ जाता है। एथिक्स यहां भी पढ़ने को मिलेंगे, एथिक्स वहां भी पढ़ने को मिलेंगे, बट वो थोड़े ब्रॉड होंगे, अच्छे लेवल के होंगे। क्लियर। हाँ, अब वर्ड ये है क्या सर, ये टाइप ऑफ एंगेजमेंट्स है क्या, एस ए मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट एंगेजमेंट। वर्ड इज प्रोनाउंस करना गला, स्टैंडर्ड्स ऑन कौन सी एंगेजमेंट, ऑडिट। जहां पे ऑडिटर को किस पर्पस के लिए बुलाया जा रहा है, ऑडिट करने के। देन ऑडिटर अपने बैग में क्या रख के लेके जाएगा, ऐसे, कि मैंने जो अपना ऑडिट करना है किन के अकॉर्डिंग करना है, ऐसे के अकॉर्डिंग करना है। दूसरा वर्ड एस आर ई, पहली बात ई वर्ड तो समझोगे, एंगेजमेंट। एस फॉर स्टैंडर्ड, आर का मतलब, पहले तो यहाँ पे एक मिनट, ये कौन सा था, ऑडिट, ये है जी रिव्यू। क्या है, प्रोनाउंस करो क्या बना वर्ड, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। ज्यादा नहीं, जस्ट एक एग्जांपल, हमने कंपनी लॉ में कई जगह वर्ड पढ़ा होगा सर, अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करंट ईयर वाली
कहीं भी आपने फाइल करनी होती है, गवर्नमेंट ने भी, आरओसी ने भी कितनी बार मांगा कि ये काम करना या तो ऑडिटेड वाली फाइल करना, बट वो ऑडिटेड वाली लेटेस्ट बाय 6 मंथ्स होनी चाहिए। कहते जी वो तो काफी टाइम हो गया, हम तो दिसंबर के महीने में, वो तो बहुत पुरानी वाली है। चल फिर एक काम करो, करंट वाली फाइल कर दो, लेटेस्ट वाली जो चल रही है ईयर वो फाइल कर दो बाय लिमिटेड रिव्यू। वहां पे वर्ड पहली बार आया था क्या, लिमिटेड रिव्यू, क्योंकि ऑडिट तो पॉसिबल नहीं है ना। ऑडिट कब होगा, जब डाटा क्लोज होगा। अब वो क्लोज तो हो नहीं, इन दैट केस फिर वो क्या कहता है, चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, ऑडिटर से रिव्यू करवा लो, ऑडिट मत करवाओ, क्या करवा दो, रिव्यू। सर ऑडिट के अंदर वर्ड आपने क्या यूज करा, मैं प्रोवाइड करता हूं कौन सी इंश्योरेंस, रीजनेबल। एब्सोल्यूट तो भूल जा, वो तो निकाल दे साइड पे वर्ड, समझे ना। मेरे साथ पर्टिकुलरली आप जब ऑडिट हैं, ऑडिट में क्या कहा पहला वर्ड, रीजन, क्योंकि मैं सारा कुछ चेक करूँ एंड बेस्ड ऑन दैट मैं अपनी ओपिनियन ड्राफ्ट करूंगा और आपको ओपिनियन क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा। रिव्यू वाले में क्या फर्क है, पहली बात, रिव्यू में क्या तुमने सारा कुछ चेक करा होगा, जिसका नाम ही क्या दिया तुमने, लिमिटेड रिव्यू। यहां पे एश्योरेंस भी क्या मिलेगी, लिमिटेड। रीजनेबल भी नहीं, रीजनेबल से भी नीचे। उसका कारण है, सर क्या मैं अपने सारे एपी लगा चुका हूँ, एपी स्टैंड्स फॉर ऑडिट, एपी स्टैंड्स फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स, एपी स्टैंड्स, बहुत शॉर्ट वर्ड्स आएंगे। मतलब मेरे साथ अगर पढ़ोगे ना ऑडिट, लेक्चर बेशक अपने जितने भी डिफाइंड है, बट एवरी लेक्चर में तुझे कुछ ना कुछ नया देकर भेजूंगा। अब आपकी ग्रास्पिंग पावर होनी चाहिए, इतनी मेमोरी टेक्निक्स, इतने शॉर्ट वर्ड बीच में दूंगा कि आपको अपने आप ही होल्ड आएगा, पढ़ने का वे आउट ही आपका वैसा बन जाएगा। बस ध्यान है कि प्रेजेंट होकर बैठने की, कि अगर एक सवा घंटा जो अपना चल रहा है पर्टिकुलरली, अगर ये ध्यान से पढ़ लिया, यही चीजें ना पैन इंडिया लेवल पे 3 3 घंटे की क्लासेस ले रहे हैं, पागल बना रखे हैं यार। वो तो सुनना वैसे ही मुश्किल है इतना। मेन चीज अपन सीधी कंसेप्चुअल बात करेंगे, कंसेप्ट पे बात करेंगे, एंड इसी को मैं तुमसे ही बार बार सुनूंगा, रिपीट करवाऊंगा। बस बात है पार्टिसिपेशन की, जो तो बैठकर साथ साथ मेरे बोलेगा, साथ साथ पैरेलली चलेगा। अगर सिर्फ सुनकर जाएगा, वो सारा वाइप आउट होएगा, उसका कोई फायदा नहीं। सो डू मैक्सिमम पार्टिसिपेट, जितना कर सकते हो बार बार बोलो इन चीजों को, उतनी जल्दी आपके होल्ड में आएंगी। सो आपने क्या लिमिटेड रिव्यू में सारी चीजों पे एपी लगाए होंगे, सर आप पहले ही कह रहे हो कि लिमिटेड रिव्यू। सो यहाँ एश्योरेंस भी मैं आपको रीजनेबल कैसे दे दूं, मैंने जब सारा कुछ चेक ही नहीं करा। फिर यहाँ पे एश्योरेंस कौन सी आएगी, लिमिटेड। चलो कम से कम दोनों में एश्योरेंस तो थी। ये वाली जो चीज होती है, ये वाली चीज यहां से, वर्ड इज कॉल्ड एज SAE, एस फॉर स्टैंडर्ड्स, ई फॉर एंगेजमेंट। बट यहां पे ए का मतलब क्या है, एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। कौन सी, एश्योरेंस, अदर देन एश्योरेंस, अदर देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब आपको जो एश्योरेंस यहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है, वो किसी और मैटर पे प्रोवाइड करनी है, नॉट ऑन द, अगर मैं थोड़ा और वर्ड इसमें सही करूं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कौन से वाला, हिस्टोरिकल। क्योंकि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे दो चीजें होती हैं, या तो ऑडिट होगा जो हैपन हो चुका, ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हैपन हो चुकी, दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक बात बता, अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तुमने ऑडिट पहले ही कर दिया था, ऑडिट कब हुआ, जब ईयर कंप्लीट हुआ, एफएस बनी, और मैं अगर ऑडिट करने जा रहा हूं, क्या मैं फ्यूचर का ऑडिट करने जा रहा हूं, प्रेजेंट का करने जा रहा हूं, पास्ट। मैं पास्ट का ऑडिट करने जा रहा हूं पर्टिकुलरली, सर जो हैपन हो चुका, मुझे उसके बारे में तसल्ली प्रोवाइड करनी है कि जो भी हुआ था वो सही, वो ट्रू एंड फेयर था, इन कन्फर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स था। मुझे इस बात के बारे में श्योरेंस क्या करनी है, जस्ट क्या करनी है, प्रोवाइड कर। नाउ अब वर्ड मैंने वेरी क्लियर पहले ही कह दिया, ये बहुत लेक्चर आज का मतलब दोबारा सुनना, स्पेशली कह रहा हूं दोबारा सुनना, इसीलिए ओपन भी भेज रहा हूं पर्टिकुलरली कि भाई भेजो, समझो, पहले अभी ग्रास्प करो चीजें। और उस पर्सन का लेवल ही अलग होगा जिसने मेरे पहले 2 लेक्चर प्रॉपरली क्या होंगे, सुने होंगे, सिर्फ बेस्ड ऑन दिस। मैं बातों बातों में पूरा चैप्टर कवर कर गया, इसी एक पेज पे ही ना सारी कुंडली बन रही है तेरे चैप्टर नंबर 1 की।
फिर कल को जब बुक उठाओगे, सर ये तो वही है, नहीं पहले 2 दिन में झूठ बोल रहा था, वही तो पढ़ा रहे हैं, वही चीज तो चल रही है सारी अपनी। सो चीजें ग्रास्प करो जितनी जल्दी हो सके, उन चीजों को, वर्ड्स को क्लिक करो। समटाइम्स अगर आज पूरा नहीं हो पा रहा, घर पे दोबारा सुन, दोबारा सुन, वर्ड्स को क्लियर कर दोबारा। एक बार माइंड में सेट बैठ गए ना, फिर गो विद द फ्लो, फिर चलते जाओ। फिर तुम्हें रुकना नहीं पड़ेगा, फिर तुम सीधा नए कंसेप्ट की बात करोगे। अब जो बंदा अभी तो प्रिवेसिव में उलझा पड़ा है, ओपिनियंस में उलझा पड़ा है कि सर मेरे को अभी थोड़ा याद सा नहीं हो रहा कि क्वालिफाइड कब देनी है, डिस्क्लेमर कब देनी है, तो भाई दोबारा सुन, चीजों को क्लियर करो। जितनी जल्दी क्लियर करोगे, मेरे नेक्स्ट ऑन कॉन्सेप्ट बड़े प्यार से आप लोग इजीली टेकअप कर पाओगे। तो इधर मैंने वर्ड क्या बोला सर, अगर तो देखो जी, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, उस केस में तो जो एंगेजमेंट्स होती हैं वो दो होती हैं, या तो ऑडिट एंगेजमेंट होगी या रिव्यू एंगेजमेंट होगी। हाँ वो भी मैंने बता दिया, एक में तो क्या होती है रीजनेबल एश्योरेंस, एक में क्या होती है लिमिटेड, उसका भी कारण बता दिया। क्योंकि लिमिटेड वाले में तुमने सारा काम नहीं देखा होगा, रीजनेबल वाले में सारा काम कम से कम देखा होगा। ये होता है बच्चे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए। कौन सी इंफॉर्मेशन के लिए? नॉट अदर देन वाले में ना मैं वर्ड थोड़ा लिख ही दूं यार, तुम ना कंफ्यूज ना हो जाओ। यहां पे एक वर्ड लिखूंगा, हिस्टोरिकल। अदर देन किसको छोड़ के? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को छोड़कर, अगर मुझे अपॉइंट किया गया, मुझे बुलाया गया कि आपको सर एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, नॉट ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसी भी और मैटर पे, दैट टाइप ऑफ एंगेजमेंट इज कॉल्ड एज एश्योरेंस एंगेजमेंट। मैंने ऑडिट एंगेजमेंट नहीं कहा, हालांकि ऑडिट के अंदर भी क्या देते हो, पर वो एश्योरेंस किस पे होती है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसके अलावा मुझे बुलाओ कि आपको जी हमारी प्रोजेक्टेड रिपोर्ट के बारे में बताना है, बिजनेस का प्रोजेक्शन बताना है, प्रोजेक्शन आ गया ना, फ्यूचर आ गया ना, वो टाइप ऑफ एंगेजमेंट्स कौन सी होती हैं? एश्योरेंस। और एक होती है लास्ट, कॉल्ड एज SRS, विच इज कॉल्ड एज रिलेटेड सर्विस। रिलेटेड सर्विस, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। सेक्शन 144 पढ़ा कंपनीज एक्ट का, जिसमें वर्ड क्या बताया गया? प्रोहिबिटेड सर्विसेज। दैट आर सम 6 to 7 पॉइंट्स। सिर्फ वो नहीं करनी, बाकी तो कर सकते। हमें स्पेसिफिकली, अच्छा वो भी क्यों नहीं, किस पे नहीं करनी? कंपनी पे नहीं करनी, बाकी जगह तो कर ही सकता हूँ। अब जैसे कई एंटिटीज की FS भी हम बना रहे होते हैं, ऑडिट भी हम कर रहे होते हैं। हाँ फिर मुझे कौन सा पार्टनरशिप एक्ट ने कहा, मुझे कौन सा प्रोप्राइटरशिप ने कुछ कहा पर्टिकुलरली? हम ही FS बना रहे हैं, हम ही ऑडिट कर रहे हैं, तो क्या कर नहीं सकते? कंपनीज एक्ट ने कहा, हम नहीं करेंगे। कंपनीज एक्ट ने मना करा, प्रोहिबिटेड सर्विसेज की क्या दी? लिस्ट दी, मैं नहीं करूंगा, क्या बड़ी बात है? बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ो यार, बिल्कुल रिलैक्स। टेक इट एज अ लेमैन लैंग्वेज, डोंट टेक इट एज अ प्रेशर की पता नहीं ऑडिट के अंदर क्या पढ़ रहे हैं। तुझे पढ़ाते हुए दिख रहा होगा, तुमसे ज्यादा तो मैं सीरियस नहीं हूं, वैसे चलो अलग बात। लेमैन, पहले जस्ट इसको ना, अपनी ना, बहुत लोगों की पढ़ने की अप्रोच गलत होती है। पहले ही माइंड में ना कुछ अपन सेट आउट कर लेते हैं, पहले सुन तो सही, इतनी इजी नॉर्मल लैंग्वेज में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब भी तुम ये टॉपिक मेरे साथ डिस्कस कर रहे हो, फील लाइक एन ऑडिटर। क्योंकि चीजें आपको बहुत मोर प्रैक्टिकली क्या होंगी, क्लियर होंगी। मैं कई बार आपके सामने सिचुएशन रखूंगा एग्जांपल्स में, एंड दैट आर नॉट एग्जांपल्स, दैट आर केस स्टडीज, जो पेपर में भी पूछी जाती हैं। हम ओरली, कई बार बच्चों की खुद की बात है, सर क्लास में आपने कभी एक बार बताया था, क्योंकि मैं कोई सोच कर नहीं पढ़ा रहा, मैं कोई रीड करके नहीं पढ़ा रहा, जो माइंड में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, जो याद आ रहा है, चलता जा रहा है। अब सेल्फ कई बार कोई एग्जांपल ऑन द स्पॉट बन जाते हैं कि मान लो अगर ऐसा हो, ये मान लो ही ऐसे ही बोर्ड ऑफ स्टडीज भी काम कर रहा है, वो भी ऐसे ही केस बना रहे हैं बैठकर कि अगर ये एग्जांपल हो, अगर ऐसा हो जाए, अगर वैसा हो जाए, तो प्रोविजन कैसे वर्कआउट करेंगी, ये प्रैक्टिकल। कि जब भी हम मान लो कल को अप्रोच शुरू करेंगे, ऑडिट अपना प्रॉपर पढ़ेंगे, आपके माइंड में जस्ट लाइक एन ऑडिटर, कि मेरे सामने अगर सिचुएशन होती तो मुझे रिपोर्ट करनी किसको है, मुझे रिपोर्ट में लिखकर क्या देना है, ओपिनियन कौन सी प्रोवाइड करूंगा, हाउ आई विल डिसाइड, मैं एविडेंसेस कैसे कलेक्ट करूंगा। दिस इज मोर प्रैक्टिकल। जो बच्चे इसको थ्योरेटिकल टेकअप करते हैं ना कि ये प्योर थियरी है, वो कामयाब नहीं होते। वो एज अ थियरी उसको पढ़ी जा रहे हैं। आपके माइंड में ना एक पिक्चर चलनी चाहिए, एक पिक्चराइजेशन चलनी चाहिए कि क्या सिनारियो चल रहा होगा वहां पे। कि लाइक अगर मैंने बात करी कि अपन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बिठाएंगे, ऑडिट नोटबुक, मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ कि नोटबुक में मैं लिख रहा हूँ,
क्यों? ये चीजें हमने प्रैक्टिकल करी हैं, आपको लिटिल बिट इमेजिनेशन ऐड करनी है। जितनी पिक्चराइजेशन ऐड करोगे, कॉन्सेप्ट आपका एग्जैक्ट वहीं का वहीं रहेगा जो आपने सोचा। समझो पॉइंट? तो ये चीज आपको अप्रोच रखनी पड़ेगी। अब यहां पे रिलेटेड सर्विस की जो मैं बात कर रहा था, रिलेटेड सर्विस में मैंने क्या वर्ड कहा कि सर बस ठीक है, वो 5-7 आपने प्रोहिबिट करी थी, और हमारी डिस्क्वालिफिकेशन में भी तो क्या लिखा हुआ था कि जो सर्विसेज अलाउड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट और द कंपनीज एक्ट, अगर कोई और सर्विस अदर देन ऑडिट, अदर देन ऑडिट, अगर ऑडिटर अदर देन ऑडिट आपके लिए कुछ परफॉर्म करके दे रहा है ऑन योर रिक्वेस्ट, ऑन योर, किसके कहने पे? कंपनी, क्लाइंट के कहने पे, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटेड सर्विस। व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिलेटेड? क्या मैंने कुछ बिल्कुल ही अलग करके दिया, या ऑडिट से ही एंसिलरी रिलेटेड टू द ऑडिट? जैसे ना क्लाइंट्स कई बार कह देते हैं, सर आप ऑडिट तो करेंगे ही करेंगे, पर्टिकुलरली एक डेटर्स की एजिंग वेरीफाई कर देना, हमने ना शीट बनाई हुई है, ये आप हमें बना के दे देना। मतलब उन्होंने ऑडिट के साथ ही मुझे किसी एक और चीज के लिए क्या कर लिया, हायर कर लिया। अब तुम्हें अगर याद कराऊं सेक्शन 142 रेम्यूनरेशन, वहां पे मैंने क्या कहा था, ये ऑडिट की फीस है, वो फीस अलग है, उसके पैसे अलग से लूंगा। वहां फिर उसने क्यों कहा ऐसा? वहां पे उसने रेम्यूनरेशन वाले वर्ड में ऐसा क्यों कहा? नहीं अगला साफ कह देता, कल ऑडिट के पैसे मिलेंगे जी, आपको सिर्फ ऑडिट के लिए बुलाया जाएगा। वहां तो स्पेशली कह के जा रहा है कि सर एनी एक्स्ट्रा सर्विसेज जो भी आपने प्रोवाइड करी होंगी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट, उसके लिए ऑडिट फीस से अलग आपको पैसे मिलेंगे। मतलब वो किसकी बात कर रहा था? रिलेटेड सर्विसेज। हाँ, अगर मेरे से जैसे कई बार होता है वर्ड कंपाइलेशन ऑफ द बुक्स, और बुक्स भी मेरे से कंपाइल करवा रहे हैं कि जी हमने बनाई पड़ी है, बस एक बार फाइनलाइज करवा दो, थोड़ा कंपाइलेशन करवा दो। मैं कह जी करवा देंगे, हमें क्या। हाँ बट उसके पैसे अलग अलग, ऑडिट के अलग। दैट इज द केस। सो दीज आर द 4 type of engagements. Name them. Number one is audit engagement. Number one is where the auditor do audit and provide reasonable assurance by applying audit procedures and collecting audit evidences, by collecting audit evidences। मैं पूरा प्रोसेस लेकर आ रहा हूं, टाइम दोबारा दोबारा। Audit engagement is type of engagement where auditor will do audit, provide reasonable assurance by applying and collecting, on which auditor's opinion is based, जिसके ऊपर आपकी ऑडिट ओपिनियन क्या करेगी, बेस करेगी। एंड नंबर टू इज रिव्यू एंगेजमेंट। So it's not a audit. It's basically a limited review done by the auditor, in which auditor will provide limited assurance. Auditor will provide limited assurance and बिकॉज उसका कारण जो भी होगा इतना सफिशिएंट। एक दो एग्जांपल दे देंगे सर, SRE कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट इज एश्योरेंस एंगेजमेंट। सर इन दिस द ऑडिटर विल प्रोवाइड एश्योरेंस टू द, जो भी आपके अपॉइंटर्स होंगे जिन्होंने मुझे अपॉइंट करा, बट सर इट्स एन एश्योरेंस ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है, बट अदर देन, वेरी क्लियरली अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कहते जी वाई, किसमें? हाँ वो तो रीजनेबली होगी, बट बात ये है कि वो प्रोजेक्शंस लाइक प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन के लिए क्लियर। जैसे इन्हें अपना बैंक लोन वगैरह लेने होते हैं, तो बैंक वाले क्या मांगते हैं, सर प्रोजेक्टेड रिपोर्ट लेके आओ, एंड वो सीए से एश्योरेंस दिलवा के लेके आओ कि सीए ने आपकी प्रोजेक्शंस क्या करी, चेक करी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी क्या करी, चेक करी। क्योंकि फाइनेंसिंग तो होती है कि मतलब सर मैनेजमेंट कह रही है सर हम अगले 5 साल में इतने की टर्नओवर कर लेंगे, तेरे कहने का क्या है? अच्छा इतनी सी बात पे तेरे को लोन दे दें, मतलब ही नहीं बनता। इन दैट केस वो किस पे रिलाई करेंगे? यही प्रोजेक्शंस के ऊपर एश्योरेंस हमें कौन दे? सीए। बैंकर्स क्या कहेंगे, ऐसे करो कोई नहीं जी, कहते जी ऑडिट थोड़ी होएगा। मैंने ऑडिट थोड़ी कहा है, मैंने उस केस में वर्ड क्या कहा है पर्टिकुलरली कि आप उस केस में क्या प्रोवाइड करो, सीए से जाके एश्योरेंस प्रोवाइड करवा दो कि यही मानना यही कहना किसका है, उस सीए का है। वो तसल्ली दिलवा दे कि सर हाँ इनकी प्रोजेक्शंस बड़ी अच्छी हैं, अगर इनकी फंडिंग इस तरह से मिल जाए तो मैंने इनका प्रोजेक्ट प्रॉपरली स्टडी करा है, एंड एज पर दैट प्रोजेक्ट आई कैन अश्योर यू कि ये अगले 5 साल में धीरे धीरे जिस तरह से इन्होंने ट्रेंड दिखाया है, सेल्स इनकी अच्छी जाएगी। नहीं अगर आप कहते शार्क टैंक में जितने लोग वहां पे बैठे हैं ऐसे थोड़ी बैठे हैं यार,
आपकी एप्लीकेशन ऐसी थोड़ी एक्सेप्ट कर लेंगे कि हर कोई पर्सन मुंह उठा के यहाँ पे आ जाए। कुछ अगर हमें समझ में आएगा, कुछ हमें उसमें पोटेंशियल दिखेगा, आप अपने फाइनेंशियल्स हमारे पास क्या करोगे। तुम्हें क्या लग रहा है, वो तो स्क्रिप्टेड होता है ना। अपने को लग रहा हो तो वो सामने से पूछ रहे हैं आपकी टर्नओवर कितनी है, आपका प्रॉफिट कितना है, सारी चीजें स्क्रिप्टेड है। उससे पहले हर फाइलिंग, हर डॉक्यूमेंट उनका वहां पे सबमिट होता है। स्क्रीनिंग करने वाले लोग जो बिठाए हुए हैं पैनल्स पे, वो स्क्रीनिंग करते हैं, तो जाकर ऑन शो वो दिखाते हैं कि जी ये एप्लीकेशन हमने सेलेक्ट करी हैं, ये लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनमें पोटेंशियल है, दे कैन आस्क फॉर इक्विटी। देन आप देख लो शार्क्स, आप में से कौन इंटरेस्टेड है इनमें से। देन वो अपनी अपनी ऑफर, काउंटर ऑफर एंड ऑल। अब तुम्हें तो वो चीजें समझ आनी चाहिए। हम लोग तो वो सारा कुछ पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तभी तो अपना इंटरेस्ट पड़ जाता है जितने भी सीजन आए प्रॉपर देख रहे हैं बैठ के कि उनके बिजनेस में क्या पोटेंशियल है, आपकी इक्विटी कितनी है, आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, आपने किस वे से, जैसे वो कहते हैं नहीं, आपकी आस्क क्या है, आपकी मांग। वी आर ऑफरिंग 1% इक्विटी फॉर 1 लाख। दैट मीन्स आपने वैल्यूएशन कितनी करी है, 1 CR। सर बेस्ड ऑन योर प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल्स, हाउ कैन यू वैल्यू 1 करोड़। आपने मार्केट कैप 1 करोड़ का कैसे निकाला, थोड़ा एक्सप्लेन करो। अपने को चीजें तो समझ आती हैं। फिर वो कई बार काउंटर ऑफर करते हैं। काउंटर ऑफर में क्या होता है पर्टिकुलरली कि सर इक्विटी इतनी नहीं देंगे हम। देन इन दैट केस क्या करेंगे, कुछ पार्ट में आपको डेट देने को तैयार हूं कि आप इतने परसेंट पे क्या ले लो, मेरे से डेट ले लो, बाकी मेरे से क्या ले लो, इक्विटी ले लो। या वो इक्विटी क्या करते हैं, रेज, कि 1% नहीं, 2.5% या इतने परसेंट पैसे ले ले, कोई दिक्कत नहीं, बट इसमें मैं इतने परसेंट में आऊंगा। वो एक्चुअली वो अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं। किसी में 2%, किसी में 2.5%, किसी में 5%, किसी में 10%, सबका। आप ये मान के चलो जितने शार्क्स वहां पे बैठे हैं वो कितने बिजनेसेस में ओनर बन चुके हैं, वो सब उनका पोर्टफोलियो है। डेट देकर मैं क्या करूंगा, मुझे थोड़ी कल को मार्केट कैप मिलेगा। कल को वही कंपनी जो आज मन करे 10 करोड़ की है, कल को 100 करोड़ की होगी, 1000 करोड़ की होगी। फायदा किसको मिलेगा, इक्विटी वालों को मिलेगा। इसीलिए वो इक्विटी का वो बहुत वेल प्लान बैठे हैं, फाइनेंशियल नॉलेज लेकर बैठे हैं। बीच में एक दो तो सीए बैठे हैं। समझे ना पॉइंट, अगला क्यों नहीं समझेगा। वो अमन गुप्ता नहीं, वो खुश हो जाता है जब भी मान लो कोई सीए आता सामने। फिर अपनी कम्युनिटी का पर्सन है, नेचुरली फर्क पड़ेगा। हमें इन चीजों की नॉलेज नहीं होगी तो और किसको नॉलेज होगी। अब यहाँ पे 100 तरह की, चलो आप तो अभी बहुत छोटे स्केल की बात कर रहे हैं, जिस भी स्केल पे हम लोग अभी हैं, यहाँ पे इतनी तरह की डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है, सर्विस चार्ज देखना पड़ता है कि कितना रखना पड़ेगा, हर तरह के डिसीजन। कल को आप प्रैक्टिस प्रोफेशन में आओगे, कितनी फीस आपने सामने वाले को कोट करनी है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होंगी, तरह तरह की नॉलेज है। तो ये टाइप ऑफ क्या होती है जी, अपनी एंगेजमेंट्स होती है। नाउ द लास्ट थिंग, जस्ट मैं आई थिंक सो अभी अभी अपन सिर्फ नाम लिख सकते हैं, इसके ऊपर भी अपन चर्चा कल बुक फाइनली स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, आज भी अपनी बात ऐसे ही ओवरव्यू में चली गई, क्लियर। यहां पे लिखिए सर, ऑडिट प्रोसेस, ऑडिट प्रोसेस लिखो जी। ऑडिट प्रोसेस नंबर 1, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। ये जी आएंगे 7-8 पॉइंट, आ जाएंगे, इधर उधर कर लियो बस, एक एक पॉइंट ही ऐसे। प्रीलिमिनरी व्हाट द वर्ड सेज, क्या कहना चाह रहा है वर्ड ये, एंगेजमेंट से पहले परफॉर्म की जाने वाली कुछ एक्टिविटीज दैट आर बेसिकली कॉल्ड एज क्या, प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, क्लियर। अब इस पे तो चर्चा कल वाले पार्ट में ही करवाऊंगा, पहले अपन नाम लिख लें, हल्का सा वर्ड आपको इतना क्लियर होगा। मैं डायरेक्टली एंगेज नहीं हूंगा, मैं कुछ अपनी एक्टिविटीज पहले करके देखूंगा, अगर ग्रीन सिग्नल मिलेगा कि आई शुड एक्सेप्ट दिस, मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अपन इनका काम करेंगे। नहीं, मेरे पास कल को कोई भी क्लाइंट आएगा, मैं इजीली ऐसे ही टेकअप कर लूंगा, हाँ जी हाँ, ले आओ पैसे, क्या मैं आपका काम करूंगा। क्या मैं नहीं कुछ वहां पे चेकआउट करूंगा आपके बारे में, आपकी रेपो के बारे में, किस तरह का बिजनेस है। और दूसरी बात, मन करे आपके टाइप ऑफ बिजनेस में मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, मैं उसमें अपडेटेड ही हूँ, सीधी सी बात है। फिर कल को अपन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करें क्या फायदा।
कई बार क्या होता है ना, सामने से मान लो पर्सन, वो तो लोग पता क्या सोचते हैं, आप सीईओ, आपको सब आता है, आपको सब पता है। हम कहते हैं मान लो सर आपसे मिलना था जी। मैं क्या, क्यों मिलना था? रिगार्डिंग, पहले रिगार्डिंग बता। पहले मैं ये तो चेक कर लूं कि मेरे मतलब की बात है या नहीं। ओ सर हमने ना कोई रिटर्न्स वगैरह फाइल करवानी थी। मैं कहा जी आपके बिजनेस प्रोफाइल क्या है? कहते हैं सोल प्रोप्राइटरी एंड ऑल है, तो इस तरह का काम है हमारा। मैं कहा जी अब आ जाओ। पहले मैं पूछूंगा नहीं। अभी बहुत सारी चीजें, मतलब कुछ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज होती हैं, जब तक आप ये परफॉर्म नहीं करेंगे, मैं ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट क्यों करूंगा? नंबर टू, चलो यहां से मुझे अगर क्या मिल जाए, ग्रीन सिग्नल कि हाँ सर ठीक है आप बढ़ सकते हो आगे, चल सकते हो आगे, देन नंबर टू पे जाकर क्या होती है, ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट या अपॉइंटमेंट कह लो चाहिए। क्लियर? नंबर थर्ड, जब मैंने आपकी ऑडिट एंगेजमेंट क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ही ली, आपने मुझे हायर कर ही लिया, लेट्स स्टार्ट वर्क। फिर काम करना शुरू करते। कहते जी काम करना शुरू कैसे होगा? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे जी, ऑडिट प्लानिंग, स्ट्रेटजी एंड प्रोग्रामिंग। हम सबसे पहले क्या काम करेंगे सर, पहले अपा फाउंडेशन तो बना लें, बेस तो बना लें। किस बात का? कि चलो प्लान करते हैं जी, पहले ऑडिट की प्लानिंग करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे एंड प्रॉपर एक प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप गाइड रेडी करेंगे, हाउ टू कंप्लीट ऑडिट। एंड आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज पार्ट में भी पढ़ा हुआ है, सबसे पहला स्टेप होता ही कौन सा है? थिंकिंग बिफोर डूइंग एंड थिंकिंग इन एडवांस। पर्टिकुलरली पहले सोच तो लो क्या करना है, क्या तुम्हारी अप्रोच होगी। सबसे बड़ी चीज स्ट्रेटजी, तुम्हारा अप्रोच क्या होगा उस चीज को टेकअप करने का। डिफेंसिव होगा, अटैकिंग होगा, क्या करोगे? हर प्लेयर की भी क्या होती है, स्ट्रेटजी होती है ना। सो मैं भी तो वहां पे एक बेसिकली ऑडिट करने जा रहा हूं, मुझे ओपिनियन प्रिस्क्राइब करनी है और मेरा माइंड मेकअप ही नहीं है, वहां पे मुझे पता ही नहीं मैंने क्या करना है। आप कह रहे हो जी मान लो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, भाई कितने करने हैं, किस लेवल के करने हैं? दैट इज कॉल्ड एज नंबर टू कि लेट्स हैव अ पेपर एंड पेन, आप उसके ऊपर क्या करते हैं, प्लान करते हैं, एक बार बैठ के सोचते हैं इसके बारे में। क्यों? फिर ना आसानी हो जाएगी हाउ टू स्टार्ट। बाकी मौके पे देखेंगे, वहां जाएंगे। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि जो प्लान मैंने बना लिया रिजिड होगा। प्लान्स हमेशा क्या बनाने चाहिए, फ्लेक्सिबल, कि मौके वारदात पे अगर चेंज करना पड़ भी गया, नॉट अ बिग डील। अभी तो अपन समंदर से बाहर बैठकर उसकी गहराई नाप रहे हैं कि समंदर कितना गहरा होगा। एंड आई थिंक सो वो एस्टिमेट्स आपके सही तो नहीं होंगे, कोई ना कोई प्लस माइनस तो होगा। ये तो जाकर तभी पता लगेगा जब समंदर में डुबकी लगाएंगे, जब ऑडिट करने जाएंगे। पर कम से कम माइंड तो सोच के जा। जैसे कहते हैं पानी कितना ठंडा होगा, तो पहले आप बाहर बैठे ही सोच रहे हैं ना, एक्चुअल में तो जाके पता लगेगा जब उसमें स्टेप इन करेंगे। इन दैट केस वही कहानी यहाँ पे, दैट इज की ऑडिट प्लानिंग बेसिक्स तो रेडी करो। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बाकी वक्त के अकॉर्डिंग साथ साथ जो आता जाएगा आप चेंज करते जाएंगे। माइट भी मैं ओवर स्टेट होके चला गया, माइट भी मैं अंडर स्टेट होके चला गया, वहां पे जाके देखा वहां कुछ और ही मिल रहा है। बट कम से कम एक माइंड मेकअप तो था, मेरी स्ट्रेटजी, मेरी प्रोग्रामिंग, मेरी प्लानिंग, कम से कम मुझे ये तो पता था व्हाट इज द इनिशियल स्टेप, सबसे पहले क्या करना है। नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, हाउ टू स्टार्ट, कहां से शुरू करें, पता ही नहीं। दैट इज प्लानिंग। फिर इसके बाद नंबर फोर, हम क्या लगाने शुरू करते हैं जी, वन बाय वन, ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स एंड प्रोसीजर्स लगाकर आपके पास क्या निकल कर आते हैं, ऑडिट एविडेंसेस। इन्हीं ऑडिट एविडेंसेस के बेसिस पे हम क्या फ्रेम करते हैं, ऑडिट ओपिनियन। एंड इस ऑडिट ओपिनियन को आप लोग प्रेस्क्राइब करते हैं इन द ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर? एंड जब रिपोर्ट एंड फाइनली सब कुछ आपका चला जाता है, देन एक फाइनल स्टेप आप लोगों का होता है, जो चल तो सबके साथ ही रहा होता है डे वन से, बट लिखने के लिए हम इसको लास्ट में लेके चलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन।
कि पर्टिकुलरली सर, पर्टिकुलरली यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया, ये एक ओवरऑल स्टेप है। ये ओवरऑल एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो बिगिनिंग से, अच्छा ये जो आपने लिखा ना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, इट डजंट मीन ये सबसे लास्ट में होती है। लास्ट में तो ये फाइनल होती है। ये शुरू तो कब शुरू हो जाती है? पहले स्टेप से। डॉक्यूमेंटेशन मींस फाइलिंग, रिकॉर्ड मेंटेन करना। नहीं, रिकॉर्ड क्या, सब कुछ मैं लास्ट में जाके मेंटेन करूंगा? सर जी, मेंटेन आपने कब से करना होता है? शुरू से। फाइनलाइज कब करना होता है? लास्ट, क्योंकि ऑडिट वगैरह रैप अप हो गया, फिर आपका फाइलिंग वर्क उसका जो भी है सेट करके एक फाइल बना के रख देंगे। सो दिस इज द प्रोसेस जो अभी जस्ट वर्ड मैंने आपको बताया, जस्ट वर्ड्स। इनके ऊपर भी चर्चा करें तो अपन काफी कुछ इसको आगे लेके जा सकते हैं। और कल का मेरा जो पार्ट होगा उसमें पहले कोशिश करूंगा इस पे पहले थोड़ी सी बात और की जाए, देन आप अपनी बुक फाइनली क्या करेंगे, स्टार्ट करें। नाउ आई एम वेल इक्विप्ड विथ माई बेसिक्स, कम से कम कि मेरे वो चीजें क्लियर हैं। आप अगले पार्ट में बड़े प्यार से अपनी बुक का कंटेंट शुरू करेंगे। चलिए, ओके जी, थैंक्स अ लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।